आपको वर्क डन बाय गैस या वर्क डन ऑन गैस तक पढ़ा दिया था। अब उसके आगे ये उम्मीद करके आगे बढ़ा रहा हूं कि आपने पिछली वीडियो देखी है, रिवाइज कर लिया है। तो देखिए अब एक टॉपिक पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम सिंपल, थोड़ा डायग्राम वर्ड बोल के बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन पीवी डायग्राम का मतलब है कि ग्राफ पी और वी के बीच में, यानी यदि एक एक्सिस पर मैं पी ले लूं, अच्छा एक क्या शर्त है यहाँ पर, वाई एक्सिस पर पी होना चाहिए और एक्स एक्सिस पर वी होना चाहिए। अब इसके बीच में जैसा भी ग्राफ आ रहा है, ठीक है, हमने मैकेनिक्स में पोजीशन टाइम ग्राफ खींचे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचे, पास में भी तो ग्राफ खींचे है ना। तो अब पीवी डायग्राम, पीवी ग्राफ, अब मैं कोई भी प्रोसेस ले जाऊं, मे बी पॉसिबल ग्राफ ऐसे आ जाए, है ना, मे बी पॉसिबल कि जैसे सपोज करो ऐसा भी आ सकता है। देखो ये आइसोबारिक प्रोसेस हुई तो प्रेशर बदलेगा ही नहीं, प्रेशर एज इट इज चलता चलेगा सीधा। तो ऐसा भी ग्राफ आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है कि मैं पीवी ग्राफ खींचूं तो ऐसा आ जाए, ठीक है। हो सकता है वॉल्यूम कांस्टेंट हो प्रोसीजर में, क्योंकि कुछ नाम तो मैंने पास में बताया ही ना कि कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, और मे भी कोई रैंडम प्रोसेस हो, ऐसा भी ग्राफ आ सकता है। तो इन ग्राफों को ही पीवी डायग्राम बोलते हैं। अब इसमें एक और चीज, जैसे सपोज करो ये वाला पीवी ग्राफ है, ये दोबारा बना रहा हूं और ये भी मैंने ऐसे ही बना दिया। अब आप कहोगे ये एक से है, नो डाउट एक से ही है। हमें इस पीवी डायग्राम में एक चीज और ऐड करनी होती है, वो डायरेक्शन, कि ये एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, कि मतलब वो गैस एक्सपेंशन के थ्रू गुजरी है या कंप्रेशन के। और एक्सपेंशन और कंप्रेशन आपको लिखने नहीं है, इशारा देना है बस यहाँ पे, और वो इशारा होता है इस बात से, यदि मैंने ये ऐसे कर दिया तो इसका मतलब ये एक्सपेंशन है। आप बिगनर लेवल पर हो तो मैं लिख देता हूं ये एक्सपेंशन है, वरना ये इशारा ही इस बात का है कि ये एक्सपेंशन है। और यदि मैंने ऐसे इशारा मार दिया तो ये इस बात का अपने आप में इशारा है कि ये कंप्रेशन है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी बिगनर लेवल पर हो तो मैं लिख देता हूं कि ये कंप्रेशन है। आओ कैसे ये एक्सपेंशन, कैसे ये कंप्रेशन है। ये एरो तब लगाया जाएगा कि यदि ये पॉइंट इनिशियल हो और ये फाइनल हो, मतलब आपकी प्रोसेस ऐसे गई हो, ऐसे करके गई हो, ठीक है। इस एरो का मतलब है प्रोसेस ऐसे गई है, पहले इस स्टेट पे था सिस्टम, अब इस स्टेट पे आ गया और ऐसे गई है, तो इसका मतलब ये इनिशियल और ये फाइनल है, ठीक है। इसका मतलब सिस्टम इधर से इधर गया है, ये इनिशियल और ये फाइनल है। अब आप खुद बताओ, यदि ये इनिशियल है तो इसका मतलब ये इनिशियल वॉल्यूम हुआ ये, और ये फाइनल है तो ये फाइनल वॉल्यूम हुआ। तो अब बताओ ये इनिशियल वॉल्यूम है, पीआई लिख देता हूं, और ये फाइनल वॉल्यूम है, तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम में फाइनल वॉल्यूम बड़ा है ना, वॉल्यूम बड़ा है। आप इसको ऐसे फील करिए, ये रहा पिस्टन, बताना वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब ये एक्सपेंशन है ना, तो इससे पता चल जाता है ये एक्सपेंशन है। और यदि इनिशियली ऐसे है तो इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम ये है सिस्टम का, और इस सिस्टम का फाइनली ये कर दिया गया है, तो वो सिस्टम ऐसे गया है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, फाइनल कम कर दिया। देखो इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है फिर कम हो गया, तो ये तो कंप्रेशन है ना। तो मैंने इतनी सारी बातें बता दी, इतनी सारी बता जरूर दी, लेकिन अब एक बार रिवाइज कराता हूं, बस खत्म, हटा साउंड की घटा, बस ये हो गया एक्सपेंशन। तो ये इशारे भी लिखने होते हैं, ये इंडिकेट भी करना होता है आपको इसमें, दैट्स व्हाई पीवी डायग्राम को इंडिकेटर डायग्राम भी बोल सकते हैं, इंडिकेटर डायग्राम भी बोल देंगे। पीवी डायग्राम बोलो ये। अच्छा, हालांकि ये पीवीटी डायग्राम होता है एक्चुअली, पीवीटी टेम्परेचर भी होता है तीसरा, पर 3 डायमेंशन में बच्चे का भी लेवल इतना नहीं होता, तो 11 में पीवी समझा देते हैं, वरना स्टेट तो पी वी और टी तीनों चेंज हो सकती है ना, तीनों मतलब एक्स वाई जेड, उसको जेड एक्सेस पर रख लेते हैं पीवीटी को। लेकिन आप इतना ही पढ़िए जितना 11th में है। होप कि आपको इतना समझ में आया। अब सपोज करो ये तो क्लियर दिख रहा है स्लोप इसमें, लेकिन यदि ये कोई ग्राफ ऐसे है, इमेजिन करो ये कोई पीवी डायग्राम है, अब मुझे इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है। स्लोप ध्यान है ना कैसे निकलता है, स्लोप यहां पर जो स्ट्रेट लाइन मौजूद है हल्की सी, उस पर टेंजेंट डालो, अब मुझे ये स्लोप निकालना है। तो भूल गए होगे, यदि भूले नहीं हो तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकलता है, ठीक है ना। y2 माइनस, मैथ वाले तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो उसका स्लोप, यदि आपको उस स्ट्रेट लाइन के 2 कोऑर्डिनेट बताओ तो ऐसे निकलता है। हाँ, या तो ये बताओ, अच्छा भूमिका कह रही है थीटा, जी हाँ मैं मानता हूं, या तो tan थीटा से निकाल दीजिए, और बाई चांस tan थीटा नहीं पता तो आपको कोई से 2 कोऑर्डिनेट पता हो, जैसे ये x1 y1
और x2 y2 पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है आपको, ठीक है, ये y है और ये x है, तो या तो tan थीटा से निकाल लीजिए, नहीं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर लीजिएगा, जिसको शॉर्ट में डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी लिख सकते हैं। और यदि आपको एग्जैक्टली ये पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट पता हो, एग्जैक्टली इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो ना, आपको ये पता हो ना ये, तो एक और बढ़िया तरीका है, आप dy अपॉन dx कर दीजिएगा, एक ही बात है, लगभग और एक्यूरेट आ जाएगा, एग्जैक्टली किसी पॉइंट पर आ जाएगा। तो स्लोप ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, और ऐसे और एक्यूरेट भी निकल जाता है, एट अ पॉइंट ही निकाल दोगे। अब बस इतना है यहाँ पर, दैट इज हम यहां से शिक्षा ये ली कि स्लोप dy अपॉन dx होता है, तो शिक्षा ये ली, तो देखना यहाँ पे कोई y थोड़ी नहीं है, पर y की जगह p है, तो y मिटा दूंगा, p लिख दूंगा, और x मिटा के v लिख दूंगा, तो यानी पीवी डायग्राम का स्लोप निकालना है, तो dp अपॉन dv आपको एनी हाउ निकालना पड़ेगा, और आपका स्लोप आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट स्लोप। अब एक और चीज, हालांकि ऐसी सिचुएशन में स्लोप क्या निकालोगे, इसमें तो ये बिल्कुल ही बताओ स्लोप कितना निकल रहा है, इसमें जीरो साफ दिख रहा है, स्लोप जीरो है, आप डीपी भी करोगे तो जीरो है, इसमें इनफाइनाइट आ रहा है, चलो मैं इसमें अभी बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब एक चीज और, हम ना इसका एरिया निकालने में और इंटरेस्टेड होंगे, ये एरिया, ये वाला जो शेडेड एरिया है, कि इस कर्व ने कितना एरिया घेरा हुआ है, या इस कर्व ने कितना एरिया घेर रखा है। अब ये बड़ी विचित्र बात हुई यार, ये एरिया ये कैसे निकलेगा एरिया, ये तो बड़ा ही ऊट-पटांग एरिया है। तो एक काम करता हूं, इस एरिया को समझाने के लिए आइए थोड़ी सी मैथमेटिक्स समझाता हूं। ये एरिया भी निकलता है फिजिक्स में, एक्चुअली मैथ ने ये टूल्स दिए हैं हमको कि हम ये एरिया भी निकाल सकते हैं। तो एक काम करता हूं, देखिए मैं फिलहाल तो इसे मिटा देता हूं, या रुको इसमें कोशिश करता हूं, सपोज करो यही कोशिश करता हूं बेटा, है ना, आपको ये अभी y और x पे समझाता हूं। ये कोई माइया माइया ग्राफ दे दिया ऐसे, ये कर्व है, ये कर्व माइया माइया सा है ना, आपको यदि इसका फंक्शन पता है, इस कर्व का फंक्शन पता है, बिलीव मी आप इसने कितना एरिया घेर रखा है, ये वाला एरिया, ये भी आप निकाल दोगे कि इसने कितना एरिया घेर रखा है, ये आप निकाल दोगे। बताता हूं कैसे, भले ही ये कोई स्टैंडर्ड फिगर नहीं है, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये रोम्बस है, ना ये पैरेललोग्राम है, कुछ भी नहीं है, इसका तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी नहीं है ना कि हम लगा दें लेंथ इनटू ब्रेथ या फलाना इनटू ढिकाना। तो आइए देखते हैं ऐसी सिचुएशन में एरिया कैसे डील किया जाता है, एरिया कैसे निकलता है। आज आपको अपना लेवल थोड़ा बढ़ाना है, ऐसी पढ़ाई बढ़ेगी बेटा, धीमे धीमे ही चीजें अच्छी सीखोगे। तो देखिए ये इस समय में इसमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं लगा सकता, अब मुझे ये पूरा शेडेड एरिया निकालना है, ये तो इसके लिए ट्रिक देखना, बताना मैं यदि आपसे कहूं कि मैंने इस पूरे एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांट दूं, है ना, देखना ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये और ये, यदि मैं ये एरिया निकाल लूं और ये एरिया निकाल लूं और दोनों को जोड़ दूं तो टोटल एरिया आ जाएगा। मैंने क्या बोला? अच्छा ये बताइए आप पूरा एरिया निकाल क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि वो कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं थी। अब मैंने आपसे कहा कि मैं ये वाला एरिया निकाल दूं, ये वाला एरिया निकाल दूं, जो मैंने दो बंटवारे किए दोनों का एरिया निकाल दूं और दोनों को जोड़ दूं, टोटल एरिया आएगा। अब आप कहोगे वाह सर वाह, शाबाश सर वाह, हम ही मिले थे आपको बनाने के लिए, हैं हम ही मिले थे। बात तो वही रही, ये एरिया फिर कैसे निकलेगा, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा? सर इतने भी गधे नहीं है हमें, नहीं कि आपने हमको बना दिया, बाती बातों में ले जाओगे कि इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, जोड़ दो। आपने तो एक बड़ी समस्या को दो छोटी छोटी समस्या बना दिया, समस्या सॉल्व कहाँ हुई? कोई नहीं। अच्छा मैं आपसे कहूँ चलो ये एरिया नहीं निकाल पा रहे क्योंकि ना ये कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसके और बंटवारे कर दिए, टुकड़े, 4 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4, इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया निकाल देता हूँ और जोड़ देता हूँ, टोटल एरिया आ जाएगा। नहीं सर नहीं, बात वही रही। अच्छा मैं कहता हूं मैं और इसके टुकड़े कर देता हूं, है ना, और टुकड़े कर देता हूं, इन सब एरिया को टुकड़ों के एरिया निकाल के जोड़ दो, टोटल एरिया आ जाएगा। अब मेरी अप्रोच समझना, अब जो समझदार लोग हैं समझना, मैं इस फिगर को दोबारा कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ऊपर वाले कर्व को, ऊपर वाले कर्व को फिर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, यही तो था, और मुझे ये एरिया निकालना था ये। अब इमेजिन करो मैं इसको इतने छोटे छोटे टुकड़े करता जा रहा हूं, छोटे 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 छोटे, मैं आपकी सोच से भी ज्यादा छोटे। इमेजिन करो उसमें से एक छोटा एरिया इतना छोटा हो गया, देखो ये इतना नन्ना मुन्ना सा पतला सा, मतलब यहां बनाने में तो मुझे बहुत सारे ऐसे लगेंगे टाइम, क्यों कर इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ये ऐसे,
कई सारी स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया, कई सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, कई सारे जिन्हें आप गिन भी नहीं पाओगे कि कितने टुकड़े कर दिए, इमेजिन करो। ठीक है, उनमें से एक टुकड़ा दिखा दिया क्योंकि वहां तो भसड़ हो गया, तो इसलिए एक स्ट्रिप को देखिए। अब आप बताइए इस स्ट्रिप को, ये जो मैंने स्ट्रिप का नाम भी दे देता हूं, जो बहुत ही पतली स्ट्रिप है, बहुत ही पतली स्ट्रिप है यार, इसे तुम रेक्टेंगल बोल सकते हो ना, इसे तो रेक्टेंगल बोल सकते हो, इसका एरिया तो तुम निकाल सकते हो नो डाउट, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है। उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि ऊपर जो कर्व है वो तो अब स्ट्रेट ही अपीयर होगा, क्योंकि एक मिनट सुनना, ये कर्व ओवरऑल देख रहे हो तो ये कर्व है, ओवरऑल देख रहे हो, लेकिन यदि इसके छोटे 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 टुकड़े करोगे तो हर टुकड़ा अपने आप में एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन है, हर टुकड़ा अपने आप में स्ट्रेट लाइन है। ये तो वही बात हुई जब मैंने सर्किल बताया था आपको, ये सर्किल है ना, तो सर्किल दिखने में सर्किल है नो डाउट, ओवरऑल देखोगे, लेकिन जब इसके छोटे 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 टुकड़े करोगे तो हर टुकड़ा अपने आप में एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, हर छोटा सा टुकड़ा अपने स्ट्रेट लाइन है। तो जब ये टुकड़ा स्ट्रेट लाइन हो गया तो ये तो स्ट्रेट लाइन है ही, तो ये तो रेक्टेंगल हो गया, हाँ इसका एरिया निकल सकता है। तो चलिए भागते भूत की लंगोटी पकड़ में आ जाए वही ठीक है। तो मुझे बताइएगा, यदि यहां से, मेरी दोनों उंगलियों को देखना थोड़ा कैमरे में, हो सकता है आपको, यहां से एस तक डिस्टेंस x1 है, ओ से लेके एस तक की, और ओ से थोड़ा और आगे जो आर है वो डिस्टेंस x2 है ना। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप PQRS जो दिख रही है, PQRS, ये जो स्ट्रिप निकल रही है, केवल इसका एरिया निकालना हो तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, यहां पर जो y होगा वो लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बताइए इस स्ट्रिप का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है, या एक मिनट बताइए विड्थ कितनी है। एक काम करता हूं, विड्थ एरिया की जगह पहले विड्थ पूछता हूं, विड्थ ऑफ स्ट्रिप PQRS, ये जो PQRS है इसकी विड्थ कितनी है। तो आप x2 माइनस x1 करोगे कि नहीं करोगे, और x2 माइनस x1 ये डिफरेंस इतना मामूली होना चाहिए, बताना इतना मामूली होना चाहिए कि ये रेक्टेंगल नजर आ जाए, तो ये डेल्टा नहीं, इसे dx लिखने को मजबूर होना पड़ेगा। जो जानते हैं कि डेल्टा कब लिखते हो, डी कब लिखते हैं, जब एक हैंडसम डिफरेंस हो तो डेल्टा यूज करते, लेकिन यदि वो डिफरेंस ही मामूली हुआ, इमेजिन करो बेटा एक कर्व है, एक x1 यहां हो और एक x2 यहां पर हो, यहां पर, ठीक है, तो x2 माइनस x1 को इस बार तो आप डेल्टा x लिखोगे ना, लेकिन इसे डेल्टा x लिखेंगे तो फिर साला ये रेक्टेंगल नहीं बनना, ज्यादा बड़ा लेंगे तो ये रेक्टेंगल नहीं बनना, तो हमें इतना छोटा चाहिए कि वो रेक्टेंगल बने। तो इसलिए अब x2 माइनस x1 जो आएगा वो dx आएगा, यानी इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो dx है, और लेंथ तो आपके पास है ही। तो बताना एरिया ऑफ, इसलिए एरिया ऑफ स्ट्रिप PQRS, अब बताओ उस स्ट्रिप, केवल उस स्ट्रिप का एरिया हो गया y dx, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई y है और चौड़ाई dx है, जो भी y होगा वहां पर है ना, जो भी y होगा, तो ये उस स्ट्रिप का एरिया निकल आया। तो आप सोचिए, आप जब उस जगह का, उस स्ट्रिप का एरिया निकाल सकते हो, तो ऐसी इस स्ट्रिप को यहां उठा के लाओ, ऐसे समझो इस स्ट्रिप को मैं दोबारा से यहां ले आया, अब इसको यहां पे रखिए, इसका एरिया निकालिए, फिर थोड़ा उतना खिसका लीजिए, उसका एरिया निकालिए, फिर खिसका लीजिए, यानी यहां से, या ऐसे समझिए यहां से लेके यहां तक जितनी भी स्ट्रिप है सबका एरिया निकाल दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, तो इसलिए टोटल एरिया ये जो y dx है ना एक स्ट्रिप का, ऐसी सभी स्ट्रिप का एरिया सिग्मा कर दीजिए, सिग्मा माने जोड़ दीजिए, टोटल एरिया आ जाएगा। अब सुनिए, आपको पता है, ठीक है, और यहां से बस अब क्या होगा, सुनो, ये तो समझ में आ गया कि यहां से यहां तक सर बोल रहे हैं, यहां से यहां तक जितनी भी स्ट्रिप है ऐसी ऐसी उन सबका एरिया निकाल के जोड़ दीजिए, ठीक। अब देव ने बिल्कुल जायज क्वेश्चन पूछा, सर ये स्ट्रिप में इक्वल लेंथ है क्या सबकी, इक्वल पर लेंथ इक्वल नहीं है सबका, वाई बदलेगा, dx सबका एक सा रहेगा लेकिन वाई बदलेगा सबका। आप ऐसे समझिए, मैंने सिग्मा वाई लिख दिया, इमेजिन करो यदि मैं सिग्मा एक्स लिखता हूं, देव सब लोग समझिए सिग्मा एक्स, तो इसको जब खोलते हो तो कैसे खोलते हो, x1 x2 x3 ऐसी तो खोलते हो, तो ऐसी जब सिग्मा वाई dx को खोलोगे तो इसका मतलब होगा y1 dx y2 dx। अभी समझ में आया देव आप जो पूछ रहे हो, यानी यदि मैं स्ट्रिप यहां लेता हूं तो उसका जो y हो
वो लेना, और dx तो है ही, फिर उसको बगल में खिसकाना, उसका जो y हो वो लेना। तो सिग्मा y dx का मतलब ये है। उन सारी स्ट्रिप को जोड़ दीजिए। अब बताइए i बराबर 1 to n लिखते हैं कि नहीं लिखते? सिग्मा पे ये भी तो लिखना पड़ता है कितनी स्ट्रिप है। अब मुझे आपको एक और बात ऐड करता हूं, 12th में तो डिटेल में पढ़ ही लोगे, ठीक है, 12th में तो डिटेल में पढ़ ही लोगे। बताना जैसे डेल्टा एक्स, इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो, यदि डिफरेंस बहुत ही मामूली हो, तो आप उस डेल्टा एक्स को dx लिख सकते हो, उस डेल्टा एक्स को dx लिख सकते हो। यही डेल्टा और डी में अंतर होता है। जिन्होंने मेरी डिफरेंशिएशन की क्लास ली है, मैंने उन्हें बारीकी से समझाया कि जब डेल्टा एक्स बिल्कुल अंतिम सांसें ले रहा हो, डिफरेंस आ ही नहीं रहा हो, 0.0000 कुछ आ रहा हो, तो हम उस डेल्टा को dx लिख देते हैं। ऐसे ही जब i बराबर 1 to n, किसी भी चीज का आप टोटल करो, किसी भी चीज का टोटल करो, फिलहाल तो मैं y dx का कर रहा हूं, और इसमें जो n है, n टेंड्स टू इंफिनिटी हो, बताता हूं n, बताना यहां से यहां तक नंबर ऑफ स्ट्रिप कितनी होंगी। नंबर ऑफ स्ट्रिप देखो मैं बताता हूं, जैसे ये कर्व था, यही कर्व था ना, हमने इसके इतने टुकड़े छोटे 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 टुकड़े कर दिए कि हर टुकड़ा अपने आप में स्ट्रेट लाइन है। अब सुनिए, और नंबर ऑफ टुकड़े कितने किए मैंने इसके, नंबर ऑफ टुकड़े कितने किए ये किसी को नहीं पता, टुकड़े कितने किए। तो n टेंड्स टू इंफिनिटी है ना, तो सुनिए, यदि कोई आप ऐसा समेशन कर रहे हो, ऐसा समेशन कर रहे हो, समेशन माने जोड़ रहे हो, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स अनकाउंटेबल हो गए लेकिन सम काउंटेबल है, नंबर ऑफ टर्म्स अनकाउंटेबल है लेकिन उनसे जो निकलने वाला समय वो काउंटेबल। जैसे सपोज करो ये सर्किल है, इसके मैंने छोटे 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 बताओ, और हर इतना छोटे टुकड़े कर दिए कि हर टुकड़ा अपने आप में स्ट्रेट लाइन है, हर टुकड़ा अपने आप में स्ट्रेट लाइन है। तो बताना, मुझे ये बताइए, यदि मैं इन सभी टुकड़ों को काउंट करूंगा तो मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा कि ये टुकड़े हैं कितने। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा, आश्चर्य नहीं होगा एक्चुअली, समझ जाओगे, नंबर ऑफ टुकड़े इनफाइनाइट है, लेकिन इन सभी लेंथ को जोड़ूंगा तो मुझे पता है टोटल 2πr आएगा। एग्री करते हो कि नहीं इस बात को? यदि इन सभी छोटी 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 लेंथ को जोड़ दूं, इन सभी छोटी 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 लेंथ को जोड़ दूं, तो मुझे ये बताइए, ये सम इन सभी छोटी छोटी इधर इन सभी लेंथों को जोड़ दूं तो टोटल 2πr ही आएगा। आएगा नहीं आएगा टोटल 2πr? तो यानी नंबर ऑफ टर्म इसमें ऑलमोस्ट अनकाउंटेबल है, जिन्हें हम इंफिनिटी बोल रहे हैं। इंफिनिटी नहीं है, टेंड्स टू इंफिनिटी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट भले ही हो लेकिन समेशन इनफाइनाइट नहीं है। तो यदि आपका ऐसा कोई टोटल करना पड़ जाए, ऐसा कोई टोटल करना पड़ जाए जिसमें i बराबर 1 to n और n टेंड्स टू इंफिनिटी हो, बताओ यहां से यहां तक कितनी स्ट्रिप होंगी? यहां से यहां तक मैंने तो एक दिखा रखी है, ऊपर देखिए कितनी स्ट्रिप होंगी? इंफिनिटी। तो पता है यही समेशन इंटीग्रेशन बन जाता है। बस इंटीग्रेशन सिग्मा का ही अपग्रेड वर्जन होता है, जिसके अंदर ये मैसेज छिपा होता है कि सम फाइनाइट आएगा पर नंबर ऑफ टर्म्स जो जुड़ रहे हैं वो इनफाइनाइट है। यानी आप ऐसे समझिए, आपकी शुरुआत हुई थी मासूमियत से, सबसे पहले आपने प्लस सीखा, फिर आप थोड़े से बड़े हुए तो आपने सिग्मा सीखा, बोलो अपग्रेड वर्जन है कि नहीं? और आज आप इतने बड़े हो गए हो कि आज आपको इसको भी अपग्रेड कर दिया गया है। ये होता है, ये है एडिशन, दिस इज एडिशन प्रो, दिस इज अल्ट्रा एडिशन प्रो मैक्स, है ना? दिस इज एडिशन, दिस इज ऑल्सो एडिशन, दिस इज ऑल्सो एडिशन। इसमें किनको ऐड करता है? ये 2 नंबरों को ऐड करता है। बोलो, एक इधर होता है एक बाएं होता है, बस 2 ही तो नंबरों को ऐड करता है। ये कितने नंबरों को ऐड करता है? ये एक ही झटके में n i बराबर 1 to n n नंबरों को ऐड कर देता है एक ही झटके में, और ये इतने नंबरों को ऐड कर देगा जिनका टोटल फाइनाइट आएगा पर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगे। तो अब बताइए, ये जो मैंने यहाँ सिग्मा सिग्मा लिखा है, होपफुली कि मैं थोड़ा सा समझा पा रहा हूं। नई चीजें तो थोड़ा तकलीफ तो होती है, पहली बार पढ़ते हैं तो डिवीजन भी तकलीफ दे गया था, डिवीजन तो है ना तकलीफ दे गया था, पहली बार स्क्वायर रूट निकालना भी तकलीफ ही दे रहा था, ठीक है? तो यानी आपको क्या करना है, इसमें जो नंबर ऑफ स्ट्रिप है वो काउंट नहीं कर सकते हम, तो ये जो आएगा आपको इसे इंटीग्रेशन लिखना है, इसे y dx सिग्मा को इंटीग्रेशन लगना है। और क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x की लिमिट यूज होंगी, क्योंकि स्ट्रिप आप यहाँ पहली स्ट्रिप यहाँ लोगे और लास्ट वाली यहाँ लोगे, ये स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ खिसकाओगे,
तो यहाँ जो x की वैल्यू होगी, सपोज करो यहाँ x की वैल्यू a है और यहाँ x की वैल्यू b है n, तो लिमिट लग जाएंगी a से b, ये होती है लिमिट। तो मुझे इतने से इतने तक का एरिया निकालना है बस। तो ये एरिया निकालने की ट्रिक होती है। ये उल्टे सीधे एरिया हो, आपको यदि वो फंक्शन पता है तो मैं एक प्रैक्टिस भी करा दूंगा, जो मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो बस इसका था कि ए उल्टे सीधे ए उठपटांग एरिया ऐसे निकल जाते हैं। अब ये काम करते हैं, पहले फिजिक्स से कनेक्ट करते हैं। अच्छा बताना, अब मैं यदि ये एरिया निकालता हूं, ये एरिया निकालना चाह रहा था मैं, क्वेश्चन तो यही था। तो यहां पर एक स्ट्रिप लीजिए, छोटी सी स्ट्रिप ली, बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल स्ट्रिप। ये इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा बोलो, वाई डी एक्स। पर बताना वाई का रोल कौन प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, वाई का रोल पी प्ले कर रहे हैं और एक्स का रोल वी। तो यानी इस स्ट्रिप का एरिया होगा पीडीवी, इस स्ट्रिप का एरिया होगा पीडीवी, और ऐसी सभी स्ट्रिप को जोड़ दूं मैं, सिग्मा कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, ये टोटल एरिया आ गया। वॉल्यूम की लिमिट लग जाएगी यहां से यहां तक जो भी है। तो ये है एरिया एनक्लोज बाय द पीवी डायग्राम। लेकिन ये हमने एरिया निकाला तो तुरंत, ये तो हमने एरिया निकाला, जिन्होंने कल से पढ़ रहे हैं ध्यान आएगा यार ये, अरे हाँ ये तो वर्क डन, ये तो वर्क डन है बाय गैस, दिस इज वर्क डन बाय गैस है या नहीं बोलो, क्योंकि वर्क डन भी ऐसे ही निकलता था। ध्यान आ गया नहीं आ गया? यानी यदि मैं इसका एरिया निकालूंगा तो एरिया के संग वर्क डन फ्री। थोड़ा सा फ्लैशबैक में आइए, जब हम मैकेनिक्स पढ़ते थे वहां ग्राफ पढ़ते थे, तो वहां ये पढ़ते थे ना कि फलाने का स्लोप एक्सीलरेशन बताएगा, वीटी ग्राफ का एरिया निकाल लोगे तो डिस्प्लेसमेंट बताएगा, कुछ ऐसी हिंट ग्राफ देते थे। तो ये दे रहा है कि मेरा यदि तुम एरिया निकाल लोगे तो वो केवल एरिया नहीं है, वो वर्क डन भी है। बस थोड़े से शब्द याद रखना, यदि इस ग्राफ का एरिया निकाल रहे हो, एरो देखिए, तो आप लिखोगे वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, और यदि इस ग्राफ का एरिया निकालोगे तो है तो ये भी वर्क डन, लेकिन ये बता दोगे वर्क डन ऑन गैस ड्यूरिंग कंप्रेशन, वर्क डन ऑन गैस ड्यूरिंग कंप्रेशन। एक्चुअली बेटा गैस एक्सपेंड तो हो जाती है, लेकिन कंप्रेस आपको करना पड़ता है गैस। इसीलिए जब गैस एक्सपेंड हो रही होती है तो वर्ड यूज करते हैं वर्क डन बाय गैस, क्योंकि गैस एक्सपेंड हो जाती है। अब टायर में से हवा निकालो, अपने आप एक्सपेंड हो जाएगी, लेकिन टायर में हवा भरनी हो तो आपको करना पड़ेगा वर्क, करना पड़ेगा वर्क, टायर में हवा भरनी हो तो, ठीक है ना, टायर में अंदर भरनी हो तो गैस को कंप्रेस करना पड़ता है, तभी वर्ड यूज हो जाता है वर्क डन ऑन गैस। और वर्क डन एक्सपेंड अपने आप हो जाती है, तो वर्क डन बाय गैस, तो ये याद रखना। तो पहले ये बताइए, बात समझ में आ गई? मुझे एक्चुअली पीवी डायग्राम समझाना था। अच्छा एक चीज अलग से समझाता हूं, नहीं नहीं इन चारों ग्राफ में सबका एरिया अलग अलग आ सकता है बेटा देव, ये तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करेगा, किस प्रोसेस में क्या है। हो सकता है, सुनो देव देखना, किसी प्रोसेस का ग्राफ ऐसे है, हो सकता है किसी प्रोसेस में ग्राफ ऐसे आ जाए। ये तो मैंने तो अलग अलग बनाया, सबका अलग अलग एरिया आ सकता है भाई। ये कैसा क्वेश्चन था? कहाँ एक अच्छा क्वेश्चन पूछता है देव कभी, और कहाँ ऐसा कि ये क्या सबका एरिया एक आएगा? क्यों भाई सबका एरिया क्यों आएगा एक साथ? चलिए मैं एक चीज लीक से हटके बताता हूं, ठीक है, जिस जो मेरा लेना देना नहीं है इससे, एक चीज बताता हूं, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, केवल मतलब का कि उल्टे सीधे एरिया का एरिया वाई डी एक्स, पहले एक स्ट्रिप का एरिया निकाल दो, फिर सभी स्ट्रिप का एरिया निकाल के जोड़ दो, और लिमिट लग जाएंगी एक्स की। अब देखिए एक बात बताइए, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आज आप चिंतन करिए, मनन करिए, ये जो एरिया है सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये सबसे पहले किसे पता चला? कोई आकाशवाणी हुई थी क्या? सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। सोच के देखिए, बचपन से रटते आ रहे हो आप कि फलाने का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये चीजें बचपन से रटते ही आ रहे हो। ये कैसे पता चला साइंस को कि सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, कि फलाने का यही तरीका होता है एक्चुअल में। आइए मैं एक छोटा सा एरिया, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, महंगा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। सपोज करो ये स्ट्रेट लाइन है, और मैंने बहुत सस्ती वाली स्ट्रेट लाइन भी सस्ती ली है जो ओरिजिन से पास कर रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो सपोज करो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y बराबर 2x 3x, सी मत लेना क्योंकि सी ले लूंगा तो वो ओरिजिन से पास नहीं करेगी, फिर थोड़ा टफ हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो y बराबर x ही ले लेता हूं ना मैं, ठीक है, तो ये y बराबर x की हो गई।
अब सपोज करो इसके कोऑर्डिनेट कुछ ले लेता हूं, मान लो 10, 10। अच्छा, अब मुझे बराबर लेने पड़ेंगे क्योंकि y इक्वल टू एक्स है, ये मेरी मजबूरी होगी। जो मैं यहां लूंगा वो यहां लिखना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन ही y बराबर एक्स है। ठीक, 5, 5, 6, 6 कुछ भी ले लेना, लेकिन दोनों बराबर। अब देखना बेटा सब लोग, यदि मुझसे कोई पूछे ये एरिया निकालो, ये एरिया, तो पुराना मेथड जो हम पढ़ते थे, ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है ना, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बताना हाफ बेस इनटू हाइट यदि हम लगाए तो हाफ की जगह हाफ। आप बताइए बेस की लेंथ कितनी है, ये भी 10 हो गया, कोऑर्डिनेट को देख के ये भी 10 हो गया, तो ये बेस भी 10 है, हाइट भी 10 है, तो आंसर आ गया 50 यूनिट, ये एरिया 50 हो गया। लेकिन बाई चांस सपोज करो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही नहीं है, हम आज की टेक्निक से निकालते हैं। वो टेक्निक ये है ना कि एक स्ट्रिप लीजिए पतली सी, इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा बोलो, y लेंथ ब्रेथ dx। ऐसी सभी स्ट्रिप यहां से लेके यहां तक जोड़ दीजिए, टोटल एरिया आ जाएगा, यही तो है ना। अब बताइए इस स्ट्रिप की लिमिट बताइए x की, आप खुद बताइए, स्ट्रिप यहां से लेके यहां तक वेरी करेगी, यहां से लेके यहां तक वेरी करेगी स्ट्रिप, तो x की लिमिट क्या चढ़ेगी, तो एक स्ट्रिप यहां होगी और एक स्ट्रिप यहां होगी है, तो लिमिट यहां से यहां तक की चढ़ेगी 0 to 10। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिप 0 से 10 तक जाएगी, हमें 0 से 10 तक सारी स्ट्रिप लेनी है। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं 0 to 10। अब y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसीलिए मैंने यहां एक बात बोली थी कि हमें यदि ये फंक्शन पता है, तो जैसे मुझे ये पता है कि ये y बराबर x है, ये फंक्शन ये वाला, ठीक है, तो यदि मुझे ये पता है, ठीक है, तो चलिए करें। तो x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, सिंपल इंटीग्रेशन है x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से 10। ठीक है, अब अपर लिमिट चढ़ाइए, अपर लिमिट की जगह 10 डाल दीजिए, तो 10 का स्क्वायर यानी 100 अपॉन 2, फिर 0 का स्क्वायर अपॉन 2, आ रहा है नहीं आ रहा 50, वही आ रहा है। ठीक है, आपको लगेगा कि ये महंगा है, ये सस्ता है, ओब्वियसली इस समय ये सस्ता है, मैं तो बस ये हिंट दे रहा हूं कि सारे फॉर्मूले यहीं से टपके हैं, कोई आकाशवाणी नहीं हुई है। मैं सर्किल का भी निकाल के दिखा सकता हूं, लेकिन सर्किल के लिए इंटीग्रेशन जो यूज होगा वो अभी आप नहीं जानते हो, और इलिप्स का भी निकाल सकते हो, पर वो इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हो अभी। ठीक है, तो फिलहाल मैंने को मुद्दे पर आता हूं मैं। अच्छा, ये चीज मैंने जो नोट्स भेजे हैं ना, 2 नोट्स भेजे हैं, एक बेसिक नोट्स है और एक कुछ ऐसी चीजें जैसे ये जो समझा रखी है वो दूसरे नोट्स में मिलेंगी। यहां तो सीधे सीधे बस मैंने ये लिख रखा है कि पीवी डायग्राम का यदि मैं एरिया निकाल दूं, पीवी डायग्राम का एरिया निकाल दूं, तो वो वर्क डन निकल जाता है। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग हम वर्ड यूज कर लेंगे, यदि ये एरो है तो लिख देंगे वर्क डन बाई गैस, और ये एरो है तो बोल देंगे वर्क डन ऑन गैस। ये तो हो गया पीवी डायग्राम। अब देखिए, अब मैं इसमें जब आगे बढ़ाऊंगा, इंजन बनेगा, तो जो थ्योरी डेवलप करेंगे वो आइडियल गैस के लिए करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा आइडियल गैस जान लेते हैं, उतना जानेंगे जितना हमें जरूरत है। अब मैं यहाँ केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मत लेना, तो मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना मुझे जरूरत है। आइडियल गैस, तो देखिए, यदि मैं थोड़ी देर के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्स को थोड़ी देर के लिए एफ बोलूं, इंटरमोलिकुलर फोर्स को एफ बोल दूं थोड़ी देर के लिए, यानी इस समय एफ मेरे लिए ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स ऐसा कुछ नहीं है, इस समय मेरे लिए एफ और आपके लिए इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो हम सब जानते हैं इस दुनिया में 3 चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 चीजें हैं इस दुनिया में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में ये फोर्स ना, फोर्स कौन सी, इंटरमोलिकुलर फोर्स, बहुत ही तगड़ी होती है। लिक्विड में ये काफी वीक हो जाती है, कौन सी, इंटरमोलिकुलर फोर्स, और गैस में तो ये और भी वीक हो जाती है। यही कारण है, यदि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, शेप और वॉल्यूम, सॉलिड में इतनी तगड़ी इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, इतनी तगड़ी इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है कि सॉलिड के पास एक डेफिनेट शेप और एक डेफिनेट वॉल्यूम रिटेन कर पाते हैं। ये सॉलिड शेप भी डेफिनेट होती है, बिगड़ नहीं पाती, इतने टाइटली बंधे हुए होते हैं सब, इतने टाइटली बंधे होते हैं कि शेप भी नहीं बिगड़ती उनकी, सॉलिड की। लिक्विड में कमजोर इतने हो जाते हैं कि शेप बिगड़ जाती है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम सर्वाइव कर जाता है। लिक्विड में बताना, लिक्विड की कोई शेप नहीं हो पाती ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स इतनी वीक हो जाती है। तुम ग्लास में पानी डालोगे तो ग्लास जैसा शेप हो जाएगा, उस ग्लास के पानी को जग में डाल देना,
तो वो पानी जग जैसा शेप ले लेगा। जग के पानी को भगोने में डाल देना, भगोने जैसा शेप हो जाएगा। लेकिन इन तीनों में शेप तो नहीं रिटेन हो पाई, लेकिन वॉल्यूम फिर भी सेम रहा। और जब मैं गैस आगे बढ़ाऊंगा तो बेचारी गैस में तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इतनी वीक हो जाती है कि शेप भी नहीं रिटेन कर पाते और वॉल्यूम भी रिटेन नहीं कर पाते। मैं इस कमरे में अगरबत्ती जलाऊं तो अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे को ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी वो धुआं पूरे कमरे में फैल गया, वॉल्यूम भी कमरे जैसा ऑक्यूपाई कर लिया। तो इन सब में सबसे वीक फोर्स गैसेस में होती है। अच्छा, एक और चीज इतनी वीक होती है कि गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, दाएं बाएं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। सॉलिड में फ्रीली मूव नहीं कर पाते, लेकिन वाइब्रेट करते हैं, ध्यान रखना। सॉलिड के मॉलिक्यूल वाइब्रेशन तो हम दुनिया का हर मॉलिक्यूल करता है, सॉलिड के भी करते हैं, हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन वाइब्रेशन तो थर्मल एनर्जी की वजह से सब में हो रहे हैं, एक दिन बताई भी थी। लेकिन इसमें तो वाइब्रेशन छोड़ो, मॉलिक्यूलर मोशन चालू हो जाता है गैस में। तो ये तो हमने सॉलिड लिक्विड गैस की बात करी। अब आइडियल गैस वो देखो, गैस वो होती है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स वेंटिलेटर पर होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वेंटिलेटर पर होती है, इतनी कमजोर होती है। और जिसकी सांसें उखड़ जाए तो सुन लीजिए, आइडियल गैस वो होती है जिसमें ये, या यूं कहिए यदि ये F0 हो जाए, जो थोड़ी बहुत हम डिस्कस कर रहे हैं, मान रहे हैं कि इनमें थोड़ी बहुत है, उस थोड़ी बहुत इंटरमोलिकुलर फोर्स को भी ना माने तो उनको आइडियल गैस बोलते हैं। तो आइडियल गैस वो होती है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स आपको माननी नहीं है, माननी ही नहीं है। आइए मैं एक चीज और समझाता हूं इसी में, आइडियल गैस में। मैंने दो एक जैसे वॉल्यूम के कंटेनर लिए, दोनों एक जैसे कंटेनर है, कंटेनर ए कंटेनर बी। इसमें मैंने पेल के गैस भर दी, पेल के मतलब खूब अच्छे खासे वॉल्यूम में ठसाठस खूब गैस भर दी। तनिक दिख रहे होंगे कि नहीं है, चलो बनाए ठूस के भर दी। अब इतनी ठूस के भर दूंगा तो भैया मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन तो हो गई होगा यार, चीजें इतनी पास। अब पता ना, एक मिनट, एक एग्जांपल, दो मैग्नेट पास पास रखूंगा तो वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करती है, मे बी अट्रैक्ट रिपल्शन कुछ भी कर दे, लेकिन जब मैं दूर ही रख दूंगा तो मैग्नेटिक फोर्स तो खत्म सी हो जाती है ना। तो जब मैं किसी गैस में धुआंधार ठूस दूंगा, गैस ठूस दूंगा, भर के रख दूंगा, तो गैस का प्रेशर अच्छा खासा हो जाएगा उस कंटेनर में। जैसे ट्यूब में मैं हवा भरे जा रहा हूँ, हवा भरे जा रहा हूँ ट्यूब में, तो पता ना ट्यूब का जो अंदर गैस का प्रेशर है कितना बढ़ जाता है वो, है ना। तो जैसे गैस भरता जाऊंगा तो गैस का प्रेशर भी अच्छा खासा हो जाएगा। अब जब गैस के प्रेशर अच्छा खासा हो जाएगा तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे, तो हम इंटरमोलिकुलर फोर्स नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक अच्छी खासी एक हेल्दी इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी, जैसे मैग्नेट यदि पास पास हो तो। लेकिन यदि मैं इस गैस का प्रेशर कम कर दूं, क्या कर दूं, प्रेशर कम कर दूं। और प्रेशर कम करने का एक ही तरीका है, इसी कंटेनर में, इसी फॉर कीपिंग, उसी कंटेनर में गैस को पहले निकालिए, ट्यूब में से गैस निकाली है ना। अब सपोज करो सिचुएशन, बताना इंटरमोलिकुलर फोर्स पहले जैसी है या वीक हो गई होगी, बताइए। इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा डेंसिटी देख के गैस करिए, थोड़ा सा डेंसिटी देख के गैस करिए। अब कम हो गई होगी ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर दूर दूर एक्सपेंड कर सकते हैं। और गैस निकाल दूं मैं, और गैस निकाल दी मैंने, गैस निकाल दी यानी और प्रेशर कम हो गया। तो अब आप बोल सकते हो कि द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज नियरली जीरो, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज नियरली जीरो। और जैसे ही इंटरमोलिकुलर फोर्स नियरली जीरो आएगी, द बिहेवियर इज वेरी क्लोज टू आइडियल गैस, ये इज वेरी क्लोज टू आइडियल गैस। आपके पास ये रियल गैस है, आपके पास नेचर में ऐसी गैस होती है। लेकिन 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 यदि हम दो कारस्तानी कर दें, दो अभी तो मैंने एक बताई, एक तो प्रेशर को लो कर दें, लो प्रेशर से गैस को निकालना पड़ेगा आपको उस कंटेनर में से, लो प्रेशर है ना, गैस को निकालना पड़ेगा कंटेनर में से, गैस के मॉलिक्यूल्स कम करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, वो दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे तो गैस के ना इंटरेक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाएगी। दूसरा, यदि थोड़ी बहुत बच भी रही है तो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर कर दीजिए। ये हाई टेम्परेचर जब आप करोगे तो अंदर भगदड़ मचेगी, अंदर भगदड़ मचेगी, मतलब जो थोड़ी बहुत फोर्सेस आ भी रही होगी वो टूट जाएगी, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग टूटती भी चली जाएगी। तो एट वेरी लो प्रेशर, जितना लो कर पाओगे और जितना ये हाई कर पाओगे, जितना प्रेशर लो जितना हाई, द बिहेवियर ऑफ वी, ये जो दूसरा एग्जांपल है, इज टेंड्स टू आइडियल गैस। तो एग्जैक्ट आइडियल गैस तो नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी काफी हद तक
आइडियल गैस के करीब तो पहुंचा ही देंगे। तो ये तरीका होता है आइडियल गैस इक्वेशन, जहां वेरी एक्यूरेटली लग पाती है, यहां तो बिल्कुल नहीं लग पाएंगी। अच्छा, अब यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स नियरली इक्वल टू 0 है क्यों? और मैं अब मान लो, इमेजिन करो आइडियल गैस ही पढ़ रहा हूं, मैं नियरली भी हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स यहां खत्म हो गई। यहां इंटरमोलिकुलर फोर्स 0 नहीं है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया कि ये चीजें, कंडीशन अपने दिमाग में रखिए और फिजिक्स को समझने की कोशिश करिए, यहां से फील भी करना कोशिश करिए। उतना कम रखना पड़ेगा कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की इंटेंशन क्यों थी, जिससे इंटरमोलिकुलर फोर्स ये हो जाए। ये तो थी आइडियल गैस। अब सुनिए, इसके बाद एक टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। और इंटरनल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी की तरह कोई एनर्जी नहीं होती। जैसे मैकेनिकल एनर्जी अपने आप में कोई एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के टोटल को मैकेनिकल बोलते थे। ऐसे ही इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ इंटरनल यूपी प्लस यूके, इसको बोलते हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, और इसको बोलते हैं इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। यूपी प्लस यूके, उत्तर प्रदेश प्लस उत्तराखंड, इनके टोटल को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, टोटल इंटरनल एनर्जी बोलते हैं इसको। और अब आ जाइए, एक और चीज जो जाननी है आपको, इसमें जो यूपी है वो तो इंटरमोलिकुलर फोर्स के प्रोपोर्शनल चलती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसमें ये जितनी ज्यादा उसमें ये उतनी ज्यादा, ठीक। ऐसे समझिए, यदि मैं आपको जैसे स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो, स्प्रिंग में आप बताइए, यदि स्प्रिंग टाइट वाली हो और एक हल्की स्प्रिंग एक टाइट, दोनों को मैंने 1-1 सेंटीमीटर खींच दिया, दोनों को, एक हल्की स्प्रिंग पेन में जो चट वाला पेन होता है, एक मोटरसाइकिल के सॉकर में जो स्प्रिंग होती है, इमेजिन एनी हाउ मैंने दोनों को 1-1 सेंटीमीटर खींच दिया, पोटेंशियल एनर्जी किसमें ज्यादा होगी? किसमें ज्यादा होगी? वो जो टफ स्प्रिंग है, क्योंकि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है। जो टाइट स्प्रिंग है ना, क्योंकि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है। ये मैं एग्जांपल इसलिए देता हूं ताकि यहां फील करो आप कि ये जहां फोर्स ज्यादा वहां इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, जहां फोर्स ज्यादा वहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो ये इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है। तो ये जो मैं एग्जांपल बीच बीच में देता हूं वो इसलिए भी देता हूं कि आप अपनी थोड़ा सा फील भी करो। जहां फोर्स ज्यादा, जहां देखो स्प्रिंग में जब रिस्टोरिंग फोर्स तगड़ी थी ना, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होने की भी टेंडेंसी ज्यादा थी। तो जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्स उतनी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। सेम नहीं, ये जो भाई साहब है ये तो मैंने बता दिया, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टी पर, टी फॉर टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी भगदड़ ज्यादा मचेगी, उतनी भगदड़ ज्यादा मचेगी, उतना मॉलिक्यूल दाएं बाएं इधर उधर भगेंगे, रैंडमनेस बढ़ेगी, भगेंगे, उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और इन दोनों, यानी इस टीम में 2 प्लेयर हैं, जो भी प्लेयर अच्छा रन बनाएगा टीम का स्कोर तो बढ़ेगा ना। अब देखिए, इसको गौर से देखते हैं, है ना, इसको गौर से देखते हैं। अच्छा, ये सबसे हाईएस्ट फिर किसमें हुई? इन तीनों में, इन तीनों में बात करूं तो ये सबसे ज्यादा किसमें हाईएस्ट हुई? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ये सबसे ज्यादा सॉलिड में हाईएस्ट होगी, क्योंकि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे तगड़ी है। और ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसमें होगी? ये सबसे ज्यादा, ये इसमें सबसे हाईएस्ट होगी, क्योंकि इसके तो मॉलिक्यूल खूब भगते हैं, धुआंधार। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि आप बड़े हो गए हो तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, सॉलिड में यूके भी थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े वाइब्रेट करते हैं टेम्परेचर की वजह से, तो प्योर 0 नहीं होता ये, है ना। अच्छा, अब सुनिए, मान लो मैं यहां पर एक सिचुएशन दे रहा हूं आपको, मैंने तो अपना काम समझा दिया। यहां बताइए, ये एक ये एग्जांपल है, ये आइडियल गैस है, ध्यान रखना है ना, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स खत्म ही हो जाएगी। अब देखिए, यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, है ना, तो सीधी सी बात है उसकी वजह से, सो देयरफॉर यूके बढ़ जाएगा। 1 मिनट देखना, मेरा सिग्नल वो आ रहा है ना, मेरा वीडियो ऑडियो। अभी एक्चुअली लाइट फ्लक्चुएट की, तो ऐसा लग रहा है फाइबर तो फ्लक्चुएट नहीं करके। हाँ ठीक है, ये क्या हुआ? 1 मिनट, मे बी, चलो कोई नहीं, चले। हाँ, तो देखना बेटा, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा, मैं क्या बोल रहा हूं, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका प्रभाव यूके पर बढ़ेगा, यूके पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा।
और जब ये प्लेयर अच्छे रन बनाने लग जाएगा तो टीम का स्कोर तो बढ़ेगा ना। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़नी चालू कर देगी। ये सच है, समझ में आया कि नहीं? मैं हटूं सामने से, एक बार देखो अपनी आंखों के, एक बार उनसे मैच करो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बल्लेबाज रन बनाने लग जाएगा अच्छे से, और जब ये बल्लेबाज रन बनाएगा तो टीम का स्कोर तो बढ़ जाएगा। ऐसे यहां पर यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो यूके बढ़ जाएगा और इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी दोनों में। लेकिन यहां पर एक एडवांटेज मिलेगी, डिसीजन मेकिंग क्षमता यहां ज्यादा है। कैसे? देखो, जनरली हम ये मानते हैं कि वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ गई, करंट बढ़ी तो वोल्टेज बढ़ा होगा। जनरली रिवर्स भी ट्रू हो जाता है ना जनरली। लेकिन अब मुझे ये बताना, मैं यदि अगला सेंटेंस यहां लिखूं, टेम्परेचर बढ़ने पर यू बढ़ गई, अब मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, खुले दिमाग से सोचना, मैं आपसे ये बोल रहा हूं यू बढ़ गया, मैं पहले ऐसे लिख रहा हूं, मैंने बोला यू बढ़ गया, तो क्या आप बता पाओगे कि यू के बढ़ा होगा कि नहीं? ये बता दो बस, ये बताइए। यदि मैं ये बोलता हूं, पहले ऐसे लिखता हूं, मैंने कहा यू बढ़ गया, इंडिया ने रन बहुत अच्छे बनाए, देव दोबारा सोचो, गलत सोच गए। मैंने कहा इंडिया ने रन अच्छे बनाए, कुलदीप नहीं सोच पाया और देव भी नहीं सोच पाया सॉरी। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? आपने जल्दबाजी कर दी है ना। मैंने पूछा जितना आप कॉन्फिडेंटली यहां बोल रहे थे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर पक्का यू बढ़ेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यदि इंटरनल एनर्जी बढ़ी है तो टेम्परेचर के बारे में कमेंट करिए। चलो, टेम्परेचर, हर्ष ने ठीक आंसर दिया। देव और सोच, आई एम आस्किंग अबाउट द इफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज देन व्हाट अबाउट द टेम्परेचर। आप कैसे कह सकते हो देव की दोनों बढ़े होंगे? तुषार कैसे? हे भगवान, थोड़ा सा तो सोचा करो खुद भी। कुछ नहीं, अच्छा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये भगवान, ओ भाई मारो मुझे मारो, मैं कोशिश कर रहा हूं इस चीज को समझा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला ये है मान लो रोहित शर्मा और ये है विराट कोहली, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि इंडिया ने रन ज्यादा बनाए, तो इस बात की गारंटी क्या है कि कोहली नहीं मारे होंगे? मे बी पॉसिबल केवल रोहित शर्मा रन बना गया हो। तो आप ये कैसे डिसीजन ले सकते हो यहाँ पे, जब मैं इसका उल्टा पूछ रहा हूं कि नहीं विराट कोहली नहीं रन मारे होंगे, नहीं विराट कोहली नहीं रन मारे होंगे, आप ये कैसे बोल सकते हो? यही तो मैं सोच रहा हूं, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टेम्परेचर, देखो ये डिसीजन लेना कि इनमें से कोई भी एक बल्लेबाज अच्छा खेलेगा तो इंडिया का स्कोर बढ़ेगा। लेकिन यदि इंडिया का स्कोर बढ़ा है तो आप स्पेसिफिक कैसे हो जाओगे कि रोहित शर्मा ने रन बनाए होंगे या विराट कोहली ने ही बनाए होंगे? जब मैं खोल के मैंने बोला इंटरनल एनर्जी बढ़ी है और मैं यहां की बात कर रहा हूं, तो टेम्परेचर के अबाउट कमेंट करो, तो आपका आंसर होना चाहिए सर डाउटफुल है, मे बी रोहित शर्मा अच्छा खेल गया हो, मे बी ये बढ़ा हो इसकी वजह से बढ़ा हो, मे बी, ये तो आपका वर्ड आ रहा है मे बी। लेकिन यहां देखिए, जल्दबाजी करते हो आप, सोचते नहीं हो, फिर फिजिक्स कहते हो कठिन लग रही है। एक बेसिक्स और फंडामेंटल जो जनरल लाइफ का, उससे सोचना था। अब आ जाइए इधर की बात करते हैं। यहां जब मैंने ये सेंटेंस लिखा तो इसका रिवर्स लिखने में हमें कुछ डाउट्स क्रिएट हो रहे थे, मे बी, नॉट श्योर थे हम। अच्छा यहां पे मैं उल्टा लिखता हूं, दिस इज आइडियल केस। मैं यहां कहता हूं इफ इंटरनल एनर्जी बढ़ी, मैं यहां लिख देता हूं पहले, यहां F0 तो यहां यूपी, देखो मैं यहां क्लियर कर देता हूं, क्योंकि यहां F0 है तो यूपी तो 0 ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यूपी इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है, और जब ना बाबा आवेगा तो ना घंटा बाजेगा, ना बाबा आवेगा ना घंटा बाजेगा। जब ये भाई साहब है ही नहीं आइडियल गैस में, तो ये कैसे जनरेट हो जाएगा? इसका मतलब आइडियल गैस में टोटल इंटरनल एनर्जी, यदि मैं यूपी प्लस यूके लिखूं भी तो ये तो गोली मार दी इसको, ये तो बाहर है, सिर्फ यूके, यानी इस टीम के लिए सिर्फ ये रन बनाएगा। ये आउट होगा तो पूरी टीम आउट हो जाएगी, ये बढ़िया खेलेगा तो ये बढ़िया खेलेगी, ये कम रन बनाएगा तो ये कम रन बनेगी, खत्म कहानी। तो अब देखना, जबकि यहां यू किसके बराबर था? यूपी प्लस यूके। अब मैं इसका उल्टा लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि यदि इंटरनल एनर्जी बढ़ी, नाउ कमेंट अबाउट द टेम्परेचर, यदि इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो कमेंट अबाउट द टेम्परेचर, और आप डेफिनेट हो तभी आंसर देना। सर पक्का, अब तो पक्का है। अब हमारा आंसर मे भी नहीं है, पक्का है। तो बेटा अब तो पक्का है, इंटरनल एनर्जी यानी ये यही बढ़ा सकता है, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है तो इसका मतलब यूके बढ़ा होगा।
और यूके तब बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ा होगा। एक बार अपने आप से दोबारा क्वेश्चन करो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, मैंने यहाँ क्या कहा था। एक बार मैं ये वाला पूछ लेता हूँ, बताना यदि इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, उसका उल्टा पूछ रहा हूँ, यदि इंटरनल एनर्जी बढ़ी है तो कमेंट अबाउट द टेम्परेचर, बताइए, आंसर दीजिए। मैंने यहां बोला है कि यहाँ इंटरनल एनर्जी बढ़ी है तो कमेंट अबाउट द टेम्परेचर। जी हाँ सुहानी, बिल्कुल ठीक। और बोलो भाई, एक ही बोल के रह गई, कमेंट अबाउट द टेम्परेचर। हाँ तुषार, बिल्कुल ठीक। 2 लोगों ने आंसर दिया, यानी बाकियों को बताने के बाद भी समझ में नहीं आया। हे भगवान, अभी भी देव कह रहा है कम हो गई है। हे भगवान, छाया कह रही है कम हो गई है। भगवान, हे भगवान, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। विधि ने ठीक दिया, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मान जाओ। मैं बार बार समझा के अब नहीं समझाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, मैंने सरेंडर कर दिया, मैं हार गया। अरे जब यह इंटरनल एनर्जी बढ़ी है तो अभी क्या बोला मैंने, हमें क्या पता किसने बनाया उंगलन, तो आप कैसे कह रहे हो टेम्परेचर बढ़ गया, या कैसे कह रहे हो टेम्परेचर घट गया। मेरे में नहीं है भैया इससे ज्यादा स्टेमिना। चलिए अब मैं आपको एक सेंटेंस टाइप करने के लिए थोड़ा मेहनत का काम दे रहा हूँ, टाइप करके बताना। आपको एक गाना बनाना है, या क्योंकि एक रैप लाइन बनानी है, एक शायरी बनानी है, कविता बनानी है, सेंटेंस बनाना है, वाक्य प्रयोग करना है जो बना सको। वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग तो बचपन में किया होगा ना, है ना, कि जैसे एक बार पेपर में आया कि हिम्मत शब्द का वाक्य प्रयोग करे, हिम्मत शब्द का वाक्य प्रयोग करी, तो बच्चे ने कहा, लिखा, तेरे बाप। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश कर ली, लेकिन कुछ लोग अभी भी पता नहीं इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे। ठीक है, पढ़ना, वीडियो दोबारा देखना, शायद समझ में आ जाएगी मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। अब आपको एक सेंटेंस, एक शायरी, ये सब बनाना है, है ना, जो बनाना सको, वाक्य प्रयोग करना है। तो मैं एक डायलॉग बोल रहा था, हिम्मत शब्द का वाक्य प्रयोग करो, पेपर में आया। तो पता है बच्चे आजकल के कितने एडवांस हैं, हिम्मत का वाक्य प्रयोग किया, तेरे बाप में हिम्मत है तो पास करके दिखा, चल, यानी पास करके दिखा। और तो देखिए, अच्छा, क्रिकेट मैच में निबंध लिखी, तो बच्चे ने क्या लिखा, बरसात के कारण मैच रद्द हो गया। फिर एक और आया कि आलस्य पर निबंध लिखिए, आलस्य पर निबंध लिखिए। तो उस बच्चे ने 4-5 पेज छोड़े और 6ठे पेज पे लिख दिया, यही आलस्य है, यही आलस्य है। देव को स्क्रीन ब्लर नजर आ रही है बेटा, आप में से किसी को कोई इश्यू है? मेरी तरफ कोई इश्यू नहीं है बेटा देव, स्क्रीन बढ़िया है सब, रिकॉर्डिंग, और मैंने पहले कंफर्म कर लिया था। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन और डायलॉग बनाना है, सेंटेंस बनाना है, तो गाना बनाना है। गाना ये मतलब लाइनें ये मिलेंगी आपको। आपके सेंटेंस में आइडियल गैस वर्ड आना चाहिए, एक आइसोथर्मल, उस सेंटेंस में आइसोथर्मल वर्ड भी आना चाहिए, आइसोथर्मल प्रोसेस, और उसमें और आइडियल गैस, आइसोथर्मल प्रोसेस और इंटरनल एनर्जी वर्ड भी आना चाहिए, यू। ये तीनों को मिला के कोई सेंटेंस बनाइए। मैं जब तक रिकॉर्डिंग रोक देता हूं फिर मैं बताता हूं। मैंने एक टास्क दिया था कि ऐसा वाक्य बनाइए, सेंटेंस बनाइए कि आइडियल गैस वर्ड हो जाए, आ जाए उसमें आइसोथर्मल वर्ड आ जाए और यू आ जाए। तो सोच के देखना, आइसोथर्मल प्रोसेस में टी कांस्टेंट रहने वाला है, टेम्परेचर बदलेगा नहीं। ढंग से समझना, आइसोथर्मल प्रोसेस ही उस प्रोसेस का नाम है जिसमें टेम्परेचर नहीं बदले। अब यदि हमको आइडियल गैस दी हुई है तो आइडियल गैस का यूके ही होता है बस, उसमें यूपी है ही नहीं, सिर्फ एक ही प्लेयर बनाता है, वो तो आउट ही हो गया। और ये जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो धीमे से सुनना, पहले समझना, यदि आपका टेम्परेचर बदल ही नहीं रहा तो फिर यूके भी नहीं बदलेगा। एग्री करते हो कि नहीं? जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो गया तो यूके भी नहीं बदलेगा। और जब यूके भी नहीं बदल रहा और यूके ही यू ही है, यूके ही यू है, आइडियल गैस में गंगाधर ही शक्तिमान है, यूपी तो है ही नहीं, तो फिर यू भी कांस्टेंट होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल गैस व्हेन इट अंडरगोज आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसको ऐसे भी लिख दो, जब टी कांस्टेंट है तो डेल्टा टी 0 होगा, यूके कांस्टेंट है तो डेल्टा यूके 0 होगा, चेंज इन, और यदि यू कांस्टेंट है तो डेल्टा यू 0 होगा। तो ये एक सेंटेंस था
अब उसको रैप में बनाया, इफ आइडियल गैस अंडरगो आइसोथर्मल प्रोसेस, ओ ओ ओ ओ आइडियल गैस अंडरगो आइसोथर्मल प्रोसेस, देन इट्स इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी चेंज। होप आपको मैं समझा पाया कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसे बहुत से सेंटेंस आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी मैंने आप सबसे सस्ता वाला बताया। जल्दी बताइए, समझ में आया नहीं आया ये? जल्दी बताइए। ये कि आइडियल गैस हो, आइसोथर्मल प्रोसेस हो, आइडियल गैस को हम और भी प्रोसेस से गुजारेंगे, कभी एडियाबैटिकली चुल्ल करेंगे, कभी आइसोबारिकली भी चुल्ल करेंगे, उंगली तो बहुत तरीके से करेंगे इसमें, अभी मैंने सिर्फ एक ही उंगली करी है, ठीक है। तो अगली हेडिंग है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस। नोट्स में आइसोथर्मल प्रोसेस का मैंने पोस्टमार्टम किया है और अब करने जा रहा हूं। उसमें 7 पॉइंट है, 7वां पॉइंट यही है, 7वां पॉइंट यही है, तो उसे मैं बताने नहीं वाला। आइसोथर्मल प्रोसेस अगली हेडिंग है, उसका पोस्टमार्टम किया है 7 पॉइंटों से। 7वां पॉइंट ही यही है, चाहो तो फटाफट पढ़ लो जब तक मैं मिटा रहा हूं। ठीक, अब आ जाइए, हेडिंग है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस। हेडिंग है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहली बात, ये वो प्रोसेस का नाम है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा टी इक्वल टू 0। ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर बदले ही नहीं, कांस्टेंट रहे, तो इसलिए डेल्टा टी क्या होगा? 0। एक रफ एग्जांपल देता हूं, रफ क्या रियल एग्जांपल है सॉरी, कि ऐसा कौन सा प्रोसेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, स्टेट जब चेंज होती है, जब स्टेट चेंज होती है, जब आइस क्यूब्स, ये जो आइस क्यूब्स हैं, और मान लो 0 डिग्री सेल्सियस के आइस क्यूब्स हैं, जब ये पानी में बदल रहे होंगे 0 डिग्री सेल्सियस पानी, तो अब से लेके अब तक टेम्परेचर नहीं बदला ना, लेकिन स्टेट चेंज हो रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, घुसी है, कुछ तो हीट एनर्जी घुसी होगी तभी तो ये बना है, तो देखा टेम्परेचर कांस्टेंट है। ऐसी जब बॉइलिंग प्रोसेस होती है, पानी 100 पे पहुंच जाता है, लेकिन 100 से ऊपर नहीं बढ़ता जब तक सारी स्टीम नहीं कन्वर्ट कर लेगा। अच्छा, इसको मैं पिस्टन के केस में भी समझाऊंगा कि दूसरा, पहले मान लो मैं यहां मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल लूं, मोलर स्पेसिफिक हीट जिसका फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी होता है, तो आप खुद बताओ, डेल्टा क्यू अपॉन एन, डेल्टा टी 0 है, तो ये तो इनफाइनाइट आया ना, तो यानी आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान गैस कैसी भी हो, उसकी स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट आएगी। ये बात कल भी डिस्कस हो चुकी थी, दोबारा बता दी कि मोलर स्पेसिफिक हीट नॉट ओनली डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस बट आल्सो डिपेंड ऑन द प्रोसेस थ्रू व्हिच इट इज गोइंग ऑन, किस प्रोसेस से जा रही है। यदि आइसोथर्मल प्रोसेस से गुजरेगी तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। तीसरा है, मान लो ये गैस है, सॉरी पिस्टन है, ये सारी वॉल है, ये मूवेबल पिस्टन है, इसमें मैंने आइडियल गैस भर दी है या कोई भी गैस भर दी, ठीक है। यदि आप चाहते हो पिस्टन में, इधर पिस्टन में, ये जो पिस्टन है इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस कराना चाहते हो, आप ये वाला नहीं चाहते, आप चाहते हो, क्योंकि ये पूरी थर्मोडायनेमिक्स हीट इंजन को डेवलप करने की सोच है, तो इंजीनियर कैसे सोचते हैं उसको सोचना। ये गैस है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि प्रोसेस भी और टेम्परेचर भी ना बदले, तो पहले तो अभी के लिए एक चीज रट लो, अभी के लिए 2 चीज रट लो, सॉरी 2 चीज रट लीजिए अभी के लिए, धीमे धीमे दोस्ती हो जाएगी, धीमे धीमे सीख जाओगे, फिर एविडेंस भी आएंगे। कभी कभी कुछ चीजें ना पहले रटनी पड़ती हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम आपकी लाइफ में पहले रटाई गई थी, फिर बाद में आप तो उसके प्रूफ तक पहुंचे। तो अभी बस इतना समझो कि जब गैस कंप्रेस की जाती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब गैस कंप्रेस की जाती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी टेंडेंसी टेम्परेचर बढ़ने की होती है गैस का। यदि मैं इस पिस्टन को दबा दूं तो ये कंप्रेशन होगा ना, यदि मैं इस पिस्टन को दबा दूं तो कंप्रेशन, तो उस समय उसका टेम्परेचर बढ़ने की प्रोसेस पे होता है। और यदि मैं एक्सपेंड करूं, रट लीजिए, कंप्रेशन कर रहे हो आप तो टेम्परेचर बढ़ेगा गैस को, और यदि एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर घटता है बेटा, ठीक। ये अभी के लिए रट लीजिए कि कोई भी गैस ये बिहेवियर दिखाती है। थोड़ा रटने में थोड़ा मैं मसाला डाल सकता हूं, हमारे फ्रिज में कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर पीछे कभी छूना उसको, 2-3 घंटे फ्रिज चल जाए, फ्रिज का प्लग निकाल देना, क्योंकि क्यों डेंजर लो, उसमें उसको छूना, गरम गरम रहता है वो, गरम गरम, उसका रीजन क्योंकि उसमें हाईली कंप्रेस गैस रहती है, उसका काम ही है कंप्रेसर, गैस को कंप्रेस करना। जब वो कंप्रेस कर रहा होगा ना तो उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ चुका होता है गैस का, इसीलिए वो गर्म होता है। ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूं कि कंप्रेशन मतलब टेम्परेचर बढ़ जाना,
और एक्सपेंशन, कभी सिलेंडर में से गैस निकले ना, सिलेंडर में से गैस निकालना दबा के, तो जो गैस निकलती है ना ठंडी ठंडी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि अंदर तो वो कंप्रेस्ड है, और जब बाहर निकलेगी तो उसे कितना बड़ा वॉल्यूम मिल रहा है एक्सपेंड होने के लिए, सोचो। एक्सपेंड ही होगी बाहर निकलेगी तो, जब सिलेंडर में से। आपने घर में वो वाला सिलेंडर नहीं ली, थोड़ा सा लीक कर लेना तो आंगन में थोड़ा सा दबाना, आपको वो ठंडी ठंडी महसूस होगी, उसे थोड़ा पिन से दबाना। और ऑक्सीजन सिलेंडर का भी आपने देखा होगा, वो गैस निकले तो देखना ठंडी ही निकलेगी। कोई जरूरी नहीं घर का सिलेंडर वही निकालो, ऑक्सीजन सिलेंडर जो भी सिलेंडर अवेलेबल हो जाए, क्योंकि उन सब में वो कंप्रेस रहती है। और जब आप दबाते हो टायर में से जब हवा निकले तो देख लेना बेटा, अपने अंदर के टेम्परेचर से बाहर ठंडा हो जाएगा। ये याद करने के लिए बता रहा हूं मैं। अच्छा, मैं फ्रिज की वर्किंग हल्की सी बताता हूँ। कंप्रेसर पता है क्या करता है? गैस को इकट्ठा कर लेता है, कंप्रेस कर लेता है अच्छे से। जितना अच्छे से कंप्रेसर कर लेगा ना, अब एक तरफ से वो कंप्रेस कर लेता है, एक में से वो निकलती है गैस उसमें से, और एक हाईली कंप्रेस गैस अचानक से उसको मिलेगा खुलने को, तो वो ठंडी हो जाती है। फिर वो ठंडी गैस पाइपों से होते हुए जाती है, आपके फ्रिज को ठंडा कर देती है। फिर उन पाइपों से होते हुए दोबारा कंप्रेसर में ले आते हैं, फिर साला कंप्रेसर कंप्रेस कर देता है। क्योंकि गैस की एक नियत है, एक्सपेंड तो अपने आप हो जाती है, कंप्रेशन अपने आप नहीं होता, कंप्रेस आपको करनी पड़ेगी। एक्सपेंड तो अपने आप हो जाती है, बताना। जब आप ट्यूब में से, ट्यूब, एक मिनट, केवल नॉब दबाते हो, ट्यूब में से हवा अपने आप निकल रही है फिर तो। लेकिन जब गैस में हवा भरते हो तो क्या उतनी कंफर्टेबली आपको पंप चलाने पड़ते हैं, दम लगाना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है उसमें कंप्रेस करने के लिए, अंदर घुसाने के लिए, बाहर की एयर अंदर घुसाने के लिए। सोचो वो एयर जो बाहर बड़े वॉल्यूम में पड़ी हुई है उसको अंदर घुसाओगे, कंप्रेशन कर रहे हो। तो ये याद रखना, ये टेंडेंसी होती है। अब देखिए, सुनना, अब मुझे आइसोथर्मल प्रोसेस कैरीड आउट करानी है। पहले एक आइडियल सोच रखते हैं। यदि ये दीवारें परफेक्टली कंडक्टिंग हुई, पहली चीज, परफेक्टली इमेजिन करो, परफेक्टली कंडक्टर हुई, परफेक्टली कंडक्टिंग हुई ये वाली दीवारें, है ना, तो मजे आ गए। क्योंकि तुम सोचो, यदि पिस्टन को मैं दबा रहा हूं, पिस्टन को दबा रहा हूं यानी कंप्रेस कर रहा हूं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट एनर्जी बढ़ेगी, है ना। अंदर हीट एनर्जी बढ़ेगी, तुरंत निकल भी जाएगी, तुरंत निकल जाएगी, तुरंत सस्टेन रह ही नहीं पाएगी। तुरंत इसलिए निकल गई क्योंकि दीवारें परफेक्टली कंडक्टिंग है। परफेक्टली कंडक्टिंग हीट को तुरंत तुरंत फ्लो कराता है। आप भूल गए होगे तो फॉर्मूला याद दिलाता हूं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, के ए डेल्टा टी अपॉन एल होता है। ये फॉर्मूला कुछ दिनों पहले ही था हमारा, अभी तो दुश्मनी नहीं हुई होगी ना, अभी तो इससे ब्रेकअप नहीं किया होगा ना, अभी तो ये दोस्त बना था हमारा। अब देखिए, ये के, मैं के थर्मल कंडक्टिविटी होती थी, और मैं कैसा कंडक्टर ले रहा हूं? परफेक्ट कंडक्टर ले रहा हूं अभी, और परफेक्ट कंडक्टर का के इनफाइनाइट होता है ना। सोचो, यदि ये के, यहां से डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा टी का फॉर्मूला होगा डेल्टा क्यू इंटू एल अपॉन के ए डेल्टा टी। इमेजिन करो, यदि मैं के इंफिनिटी रख दूं तो डेल्टा टी जीरो आएगा, नहीं आएगा? यदि के इनफिनाइट रख दूं तो डेल्टा टी जीरो। इस डेल्टा टी जीरो का मतलब समझ रहे हो? विदाउट टेकिंग टाइम सारी हीट ट्रांसफर, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ना। तुम पिस्टन दबाओगे, तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, मतलब तुम पिस्टन दबाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि दीवारें परफेक्टली कंडक्टिंग है, तुरंत लीक हो जाएगी, तुरंत लीक हो जाएगी सारी हीट, तुरंत सारी की सारी, बिना टाइम लिए हुए। तो जब अंदर हीट टिक ही नहीं पा रही तो टेम्परेचर बढ़ कैसे पाएगा? इसे ऐसे समझो, यदि एक कंटेनर है, टंकी चल रही है, पानी भर रहे हैं इसमें, लेकिन नीचे से तोड़ दिया मैंने, इमेजिन करो, है ना, थोड़ा लीक कर रहा है, तो जब पानी रुक ही नहीं पा रहा तो इसमें लेवल कैसे बढ़ जाएगा? जब पानी रुक ही नहीं पा रहा तो लेवल कैसे बढ़ पाएगा? क्योंकि मैंने अभी आइडियल सोच रखी है कि मैं परफेक्ट कंडक्टर ले रहा हूं। परफेक्ट कंडक्टर दीवारें, ऐसी दीवारें जिसका के इनफाइनाइट है, तो बिना टाइम लिए हुए सर्र से हीट भगेगी। तो बताना, आप पिस्टन चाहे दबा दो चाहे खींच दो, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी हीट का ट्रांजैक्शन होगा बिना बिना टाइम लिए हुए। अब दूसरी चीज, अब इंजीनियरिंग वाली सोच रखो, प्रैक्टिकली तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई दीवार नहीं है जिसका के इनफाइनाइट हो। तो कोई बात नहीं, हमारे पास सबसे बेस्ट के लिया, मान लो बेस्ट के शायद 400 समथिंग होता है, 400 प्लस होता है, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, उसकी कंडक्टिविटी 400-500 समथिंग है, 450 समथिंग, मैं 450 ले लेता हूं। तो के मैंने दुनिया का सबसे हाईएस्ट तो ले सकता हूं ना मैं, जो अवेलेबल है।
तो डेल्टा टी ये के जितना ज्यादा होगा डेल्टा टी आए। सपोज करो 5 सेकंड आ रहा है, इमेजिन करो 5 सेकंड आ रहा है, इमेजिन करो, यानी हीट को निकलने में 0 सेकंड नहीं लगेंगे, 5 सेकंड लग जाएंगे। तो आप क्या करिए, इस पिस्टन को फिर थोड़ा तेज मत चलाइए, धीमे 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 चलाइए, धीमे 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 चलाइए। और यदि आपको जो कंप्रेशन करना है यहां से यहां तक, अब आपने कैलकुलेट कर लिया कि 5 सेकंड लगेंगे हीट निकलने में, तो उसको 5 सेकंड में ही लाइए धीमे धीमे, यानी उसको उतना टाइम दीजिए जितनी देर में वो हीट निकल सके। जैसे आपने पिस्टन दबाया, तो टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ा होगा, थोड़ा स्लोली स्लोली करना, थोड़ा स्लोली स्लोली करोगे तो स्लोली स्लोली हीट लीक होती रहेगी। एग्जैक्टली T इक्वल टू 0 लेके तो नहीं होगी, धीमे धीमे हीट लीक होती रहेगी, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तो परफेक्टली कंडक्टिंग हो तो बढ़िया बात है, जो है नहीं भगवान के पास होगा, नहीं तो प्रोसेस को स्लो रेट से लेके जाइए, प्रोसेस को स्लो रेट से। स्लो रेट से ये होगा कि थोड़ी थोड़ी हीट बनेगी, वो थोड़ी थोड़ी लीक होती चलेगी, वो टेम्परेचर बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब इधर सुनिए चौथी बात, पीवी बराबर एनआरटी होता है। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। पीवी बराबर एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, पर यहां तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है ना, एज हियर टी इक्वल टू कांस्टेंट ऑल्सो। देखो अब एन कांस्टेंट, इस पिस्टन में नंबर ऑफ मोल्स लीक नहीं कर रहे, ये तो गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, और टी भी कांस्टेंट हो गया। यहां तो यहां मतलब मेरे घर पे नहीं, इस प्रोसेस में। तो जब ये तीनों ही चीज कांस्टेंट है, तो इसका मतलब फिर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट 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 आएगा। लेकिन इसमें तो कंडीशन अप्लाइड है ना, ये इक्वेशन कब लगती है, जब आइडियल गैस हो। ये इक्वेशन में 2 कंडीशन हो गई है, आइडियल गैस के साथ साथ आइसोथर्मल प्रोसेस होनी चाहिए, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में तो टेम्परेचर कांस्टेंट की गारंटी ले पाएंगे। पीवी बराबर एनआरटी, यदि हमको वो ये कहते प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो टी भी कांस्टेंट हो गया, टी भी, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल गैस इक्वेशन, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल गैस इक्वेशन, आइसोथर्मल गैस इक्वेशन इसको। और सुनिए, यदि कोई चीज इस अंदाज में कांस्टेंट आ रही है तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यदि कोई चीज, याद करो कुछ दिनों पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी, एरिया इंटू स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब कोई चीज ऐसे कांस्टेंट है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। मोमेंटम पढ़ा था हमने, मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए सपोज करो कभी, तो M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो यदि PV कांस्टेंट है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। पांचवी बात, सिंस हमें अभी अभी पता चला है सूत्रों से कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यहां लिख देता हूं, अभी अभी पता चला है, पांचवी बात सुनेंगे कि P इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन में सिर्फ एक शर्त है, यहां 2 शर्तें हैं। ठीक, अब सुनिए, यदि मैं दोनों ओर का डिफरेंशिएशन कर दूं, दोनों ओर का, अब आप कहोगे सर आपके दिमाग में अचानक से क्या खुजली हो जाती है, फिजिक्स के दिमाग में बैठे बैठे करना है कुछ काम, चलो तो डिफरेंशिएशन ही कर लेते। फिर हम भी कह देंगे लॉग ले लो इसका, एंटी लॉग ले लो, स्क्वायर रूट कर दो, फलाना कर दो, डिवाइड कर दो। डिफरेंशिएशन, एक्चुअली डिफरेंशिएशन से मुझे कुछ मिलेगा, वो देखिए क्या। सबसे पहले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, आरएचएस की तो कोई टेंशन है नहीं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। एलएचएस, इसमें 2 वेरिएबल है, पी और वी, 2 वेरिएबल है ना, पी भी वेरिएबल है, क्योंकि कांस्टेंट तो सिर्फ यहां टेम्परेचर है, कांस्टेंट तो यहां सिर्फ टेम्परेचर है। बिल्कुल ठीक गुण का, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, शाबाश। जब 2 चीजें वेरिएबल हो तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है एक बार पी को बख्श के वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर दो, पी को बख्श दिया, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट, प्लस अब पलट दो, स्विच कर दो, अब वॉल्यूम को बख्श दीजिए, पी को डिफरेंशिएट कर दिया। समझ गए नहीं समझ गए? एक बार पी को बख्श दिया, डिफरेंशिएशन सिर्फ वी का करना है, प्लस वी को बख्श दो, जो जिसका कांड पहले हो चुका उसे बख्श दो, अब पी की बारी है। ऐसा करके करना क्या चाह रहे हैं बताता हूं। तो पी वी डीपी को यही रहने दो, इसको वहां ले जाइए, माइनस पी डीवी हो गया, ठीक है। तो अब डीपी अपॉन डीवी बराबर माइनस पी अपॉन बी। एक्चुअली गौर से देखो ये क्या चीज है,
ये स्लोप है पीवी डायग्राम का। मतलब यदि मैं पीवी आइसोथर्मल प्रोसेस को स्केच कर रहा हूं और ग्राफ यूं आ रहा है, इमेजिन करो, और मुझे इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है, इस पॉइंट पर ये स्लोप निकालना है, एंगल भी नहीं दे रखा, स्लोप निकालना है। तो इस पॉइंट पे जो पी और वी की वैल्यू हो ना, कोऑर्डिनेट, सॉरी पहले वी लिखा जाएगा क्योंकि पहले एक्स लिखा जाता है ना, ये कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे यहां पर, तो ये कोऑर्डिनेट डाल देना, जो v की वैल्यू हो वो v डाल देना, जो p की वैल्यू हो p डाल देना, नेगेटिव ऑलरेडी है, इस जगह का स्लोप आ जाएगा। स्लोप निकालते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाइड, ये वाली आइसोथर्मल प्रोसेस होगी तो ये निकलेगा स्लोप। और नेगेटिव स्लोप है, ये इस बात का पता है क्या मतलब है? नेगेटिव स्लोप, जिनकी मैथ थोड़ी सी अच्छी है, स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ही बनेगा। मतलब सर आपने कैसे पहचान लिया कि ग्राफ ऐसे बनेगा? आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया ग्राफ? क्योंकि इस ग्राफ में टेंजेंट, नहीं सॉरी, कौन सा, ये क्यों नहीं बनाया आपने? ये क्योंकि इस ग्राफ में यदि मैं टेंजेंट डालता हूं तो थीटा 90 से कम आ रहा है, देखो 90 से कम तो पॉजिटिव आते हैं। ये मैंने उनको बताया जिनकी मैथ थोड़ी फास्ट चलती है, सबके लिए नहीं है, टेंशन भी मत लेना जिनको नहीं समझ में आएगा। ये थीटा देखो 90 से बड़ा है कि नहीं, और जिनका थीटा 90 से बड़ा होता है उनका स्लोप नेगेटिव ही आता है। तो ये तो ऐसा आना ही था, चलो छोड़ो उसको, फिलहाल बस इतना समझो जिनको नहीं समझ में आया कि स्लोप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो इसीलिए मैंने डिफरेंशिएट किया था, क्योंकि मेरे दिमाग में था डीपी अपॉन डीवी से स्लोप निकल जाता है। और ये है अगला हेडिंग, है वर्क डन बाय आइडियल गैस, वर्क डन बाय आइडियल गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब मैंने कितनी सारी बातें लिख दी, वर्क डन निकालेंगे, लेकिन कब? जब आइडियल गैस भरी हो और आइसोथर्मली एक्सपेंड करेंगे। मतलब ये मान लीजिए इसमें आइडियल गैस भरी हुई है, इसको एक्सपेंड करते हैं। अब केवल वर्क डन की बात तो हमने कल ही पैनी कर ली थी, ध्यान करो, हथियार तो कल ही पैनी कर लिए थे, वर्क डन इस फॉर्मूले से निकलता है। पर वर्क डन कल स्पेसिफाई नहीं किया था मैंने, आज इसको यूज करना है, इसको आगे कैलकुलेट, इसे आगे बढ़ाना है, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। मैंने कल ये बताया था वर्क डन इस फॉर्मूले से निकलता है, लेकिन आज इसको यूज करते हैं, देखते हैं ये फॉर्मूला यदि मैं इस हेडिंग में यूज करूं, एक्चुअली इस हेडिंग में यूज करूं एक्चुअली, तो ये रिजल्ट क्या देता है, देखते हैं क्या होता है। वर्क डन जब आइडियल गैस एक्सपेंड हो रही होगी तो वो हमें कितना वर्क करके देगी, हमें भी तो पता चले तूने कितना काम किया है ना। अब ये साला इंट्रीगेशन नहीं होगा हमसे, क्यों? क्योंकि ऐसा तो इंट्रीगेशन दुनिया में कोई नहीं कर सकता कि वॉल्यूम के रेस्पेक्ट इंट्रीगेशन कर रहे हैं प्रेशर का इंट्रीगेट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट, ऐसा तो मैंने भी नहीं सीखा भैया। जो यहां पर है उसी का वेरिएबल होना चाहिए, जो यहां वॉल्यूम के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम ही होना चाहिए। अब ऐसे कैसे हो जाएगा यार, जब फॉर्मूला ही ये तो हम करें क्या? तो एक काम कर सकते हैं, देखो पीवी बराबर एनआरटी है ना, तो पी की वैल्यू कितनी होगी यहां से, तो मैं पी की वैल्यू रख रहा हूं एन आर टी अपॉन वी। अब इसके पीछे मेरे दिमाग में क्या साजिश चली वो बता दूंगा, लेकिन पहले इसको वेरीफाई करो, क्या प्रेशर को एनआरटी अपॉन वी रख सकते हैं कि नहीं? इस पी को डीवी तो डीवी रहने दिया मैंने, लो ब्रैकेट को देखो बस। अब इससे मेरे को एक बेनिफिट ये मिलेगा कि एन बाहर आर बाहर, और क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो टी भैया भी बाहर, तो एन भी बाहर, आर भी बाहर, टी भी बाहर, अंदर रह गया 1/v डीवी, लिमिट v1 से v2। अब इंट्रीगेशन हो जाएगा। यहां समस्या ये थी प्रेशर का इंट्रीगेशन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट है ना, तो अब वॉल्यूम का इंट्रीगेशन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट ही होगा, हालांकि वो वॉल्यूम नहीं 1/v है। तो बताइए वर्क डन इक्वल टू एन आर टी, और कुछ दिनों पहले बताया है 1/x का इंट्रीगेशन log x होता है, तो 1/v का इंट्रीगेशन log v होगा, लिमिट v1 से v2, 1/x का, हाँ ठीक है। फिर वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एन आर टी नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट, जिस टेम्परेचर पर ये प्रोसेस चल रही है, बताइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log v2 माइनस log v1, log v2 माइनस log v1। ठीक, फिर एक और मैंने आपको लॉग की वो बताई है
कि log a माइनस log b हो, log a माइनस log b हो, तो nRT log a माइनस log b, इसको log v2 अपॉन v1, दिस इज वर्क। अब इसमें 3 कंडीशन है, ध्यान रखना, ऐसे ही नहीं फॉर्मूला उठा लोगे, ये ऐसे ही मुंह उठा के हर जगह नहीं इस्तेमाल होगा। लाइक अदर फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स दिस इज आल्सो कंडीशन अप्लाइड, एंड 1 नहीं 2 नहीं 3 है। पहली आइडियल गैस होनी चाहिए, आइडियल गैस। दूसरी आइसोथर्मल होनी चाहिए प्रोसेस, और तीसरी एक्सपेंशन होना चाहिए। यानी तीनों शर्तें, आइडियल गैस, आइसोथर्मल प्रोसेस, और तीसरी एक्सपेंशन में लगेगा ये। क्यों कंप्रेशन में क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कंप्रेशन में, सुनिए केस, यदि कंप्रेशन हुआ, बाकी सारी हेडिंग एज इट इज है, मतलब सब कुछ वही है, वर्क डन लेकिन ऑन गैस। अच्छा पता है, अभी शायद बताया था, जब गैस वर्क करती है तो हम बोलते हैं वर्क डन बाय गैस, मतलब जब गैस एक्सपेंड होती है, क्योंकि वो अपने आप हो सकती है एक्सपेंड, लेकिन गैस कंप्रेस नहीं होती है अपने आप, तो इसलिए वर्ड हो जाता है वर्क डन ऑन गैस, जब कंप्रेस करना होता है। तो कंप्रेशन में आपको ध्यान है ना, फॉर्मूला पीडीवी नहीं था, जब कंप्रेशन माइनस पीडीवी था। तो इस इंटीग्रेशन को करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन माइनस तो आता रहेगा ना। तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा माइनस रहेगा, ये भी वही आएगा, ये भी वही आएगा, तो बताना यहां तक वही आएगा, यहां तक nRT log v2 माइनस log v1। सोचो भाई, ये माइनस नहीं होता, ये माइनस नहीं होता, जैसे यहां नहीं था, तो ये इंटीग्रेशन को मैंने एज इट इज लिख दिया। लेकिन जब कंप्रेशन करूंगा तो उसमें वर्क डन का फॉर्मूला माइनस में था ना। और एक और याद दिला दूं, माइनस में होने के बावजूद भी वर्क डन प्लस निकलेगा, ध्यान रखना। ये माइनस लगाया ही इसलिए है कि डीवी भाई साहब नेगेटिव आएंगे, तू एक नेगेटिव हमने लगा दिया, वर्क डन की एब्सोल्यूट वैल्यू निकल रही है यहां से। तो ये माइनस यहां एडजस्ट करो, अब ये माइनस अंदर डायल्यूट करोगे, तो ये हो जाएगा nRT log v1 माइनस log v2, है ना। और फिर जब इसको लिखोगे तो ध्यान रखना, कंप्रेशन और एक्सपेंशन के केस में फॉर्मूले थोड़ा सा लिटिल बिट अलग हो गया है। उसमें फाइनल वॉल्यूम ऊपर है, इनिशियल वॉल्यूम नीचे है। लेकिन जब आप कंप्रेस करोगे, इसमें भी वही 3 शर्त है, आइडियल गैस होनी चाहिए, आइसोथर्मल प्रोसेस होनी चाहिए, और कंप्रेशन होना चाहिए। इन दोनों फॉर्मूले में थोड़ा अंतर है नहीं। और ये क्योंकि अब बाई चांस किसी सवाल में वॉल्यूम ना दे रखा हो, तो अभी अभी आपने एक चीज सीखी कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 भी होता है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसको ऐसे यूज करो चाहे ऐसे यूज करो, ऐसे यूज करो चाहे ऐसे यूज करो। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो यदि आपको V2 अपॉन V1 नहीं दे रखा हो, तो आप ट्राई करना P1 अपॉन P2 मिल जाए तो V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 रखना, ठीक है, यदि प्रेशर के रूप में क्वेश्चन दे रखा हो। तो ये पॉइंट्स थे, ये आइसोथर्मल प्रोसेस का पोस्टमार्टम था, कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हमें 11th लेवल पे पढ़नी है। आइए एक और पढ़ाता हूं, एडियाबैटिक प्रोसेस। हमारा आपका वादा था ना, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दोगे, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस इस लॉग बेस 10 में चेंज नहीं करेंगे, करना चाहो कर लो, कर लो, वो मैंने अभी नहीं बताया। बेस 10 से बेस ई से बेस 10 में जाने के लिए केमिस्ट्री में तो खूब क्या होगा, 2.303 का मल्टीप्लाई होता है, तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर देना, बेस 10 कर देना उसे। जब आएगा सवाल तो मैं बता दूंगा। अभी आप देखिए अगली हेडिंग, ठीक है, अगली हेडिंग देखते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं। अब इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो हेडिंग है अब एडियाबैटिक प्रोसेस, हेडिंग है एडियाबैटिक प्रोसेस, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। वो प्रोसेस जिसमें हीट सिस्टम को जाए ही नहीं, सिस्टम से निकाली भी नहीं जाए, मतलब एक टंकी भरी हुई है, उसमें से आप पानी भी नहीं निकालोगे और पानी डालोगे भी नहीं, तो टंकी का पानी तो कांस्टेंट हो गया ना। तो ऐसे ही एक सिस्टम, इसमें से हीट भी नहीं निकालने देंगे हम और हीट डालने भी नहीं देंगे, तो सिस्टम की हीट कांस्टेंट हो जाए, सिस्टम की, तो क्यू कांस्टेंट हो जाए, तो इसका मतलब डेल्टा क्यू जीरो। दूसरी चीज, अब मैं यहां मोलर स्पेसिफिक हीट निकालूं, पहले इनफाइनाइट निकली थी, अब देखते हैं, बताना। अब डेल्टा क्यू ही जीरो है, अब भले ही एन डेल्टा टी कुछ भी और ये तो जीरो आ गया,
तो आपने देखा अभी जो थोड़ी देर पहले आइसोथर्मल में इनफाइनाइट आ रही थी वो अब जीरो आने लगी, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। यानी मोलर स्पेसिफिक हीट सिर्फ गैस की प्रॉपर्टी नहीं है, हाउ द गैस इज हीटेड, गैस किस प्रोसेस में। तीसरी चीज, ये तो बहुत आसान है, दीवारें परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए यदि आपको हीट को आने जाने से रोकना है। देखो मैंने सारी दीवारों को इंसुलेट कर दिया, सारी दीवारों को इंसुलेट कर दिया, सारी दीवारों को, अब कहीं से हीट नहीं जाएगी, हीट नहीं। तो इसमें उल्टा हो गया, परफेक्टली कंडक्टिंग नहीं, परफेक्टली इंसुलेटर चाहिए, इंसुलेटर चाहिए। पर परफेक्ट इंसुलेटर आइडियल कॉन्सेप्ट हो गया, समझ में आ गया सर। जब परफेक्ट इंसुलेटर होगा तो अंदर से हीट नहीं आएगी ना अंदर से बाहर जाएगी। पर परफेक्ट इंसुलेटर नहीं हुआ तो इंजीनियर क्या करते हैं, इंजीनियर इस प्रोसेस को बहुत फास्ट रेट से कराते हैं, बहुत फास्ट प्रोसेस, फास्ट है, जिससे कि इतनी तेज कर दो कि उसे मौका ही नहीं मिले हीट एक्सचेंज करने का, इतनी तेज करा दो कि हीट एक्सचेंज करने का मौका ही नहीं है, हो गई प्रोसेस, हो गई उतनी देर के लिए हो गई, अब तू देखता रह गया। गुब्बारा जब फटता है ना फटा एकदम से, वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि उसे मौका ही नहीं मिला हीट एक्सचेंज करने का। फोर्थ, यहां रट लेना बेटा, यहां पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, दिस इज एडियाबैटिक गैस इक्वेशन। इसे रटना पड़ेगा, इसका प्रूफ बड़ा महंगा है और है नहीं सिलेबस में, सिलेबस में होता तो मैं कराता। इसे डायरेक्ट याद करिए, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक गैस इक्वेशन। यहां एडियाबैटिक, ठीक है, गैस इक्वेशन। यदि आइडियल गैस होनी चाहिए और एडियाबैटिक प्रोसेस से गुजरेगी तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होगा। आइडियल गैस हो और एडियाबैटिक प्रोसेस से गुजरे तो ये रखना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले पीवी कांस्टेंट था सिर्फ, यहां पे क्या था, आइसोथर्मल गैस इक्वेशन। लेकिन अब ये एडियाबैटिक है तो पीवी की पावर गामा, गामा याद दिला दूं, सीपी अपॉन सीवी को बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी, वो गामा एटॉमिसिटी। अब पांचवा पॉइंट हमने वहां स्लोप निकाला था, यहां पे भी स्लोप निकालेंगे, लेकिन स्लोप निकालने के लिए थोड़ा सा एक काम करता हूं, डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूं, थोड़ी सी, ठीक है। ये जब तक पूरा नहीं होगा अगली मीटिंग में आना है, वो थोड़ा सा है ना, टेंशन मत लो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रह गया बस, पर इस मीटिंग की वार्निंग आने लगी है ना, तो जब तक ये पूरा नहीं होगा टॉपिक आपको आना है, कल की छुट्टी चाहिए तो। और एक और चीज, जब मोमेंटम बनाओ तो उस टॉपिक को वहीं पढ़ना चाहिए, तो इसी मोमेंटम को पढ़ाऊंगा, बिलीव मी, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि नेक्स्ट डे जब आए नेक्स्ट क्लास तो नए मोमेंटम से प्ले करें। अब मैं निकालना चाहता हूं स्लोप, जब डीपी अपॉन डीवी, तो यहां थोड़ी सी एक प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। देखो एक्स की पावर एन का जब हम डिफरेंशिएशन करते थे, है ना, तो डिफरेंशिएशन होता था, पावर बाहर आ जाती थी, एक पावर कम हो जाती थी, सिंपल। लेकिन यदि तुमको केवल x की पावर n का ही डिफरेंशिएशन करना पड़े तो सिर्फ x टू दी पावर n, तो इसको वहां ले जाना, तो ऐसे देखना, जब x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करना होता है तो dx को वहां ले जाओ। अब इसे रखना कैसे, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करना है और नीचे कुछ नहीं है, तो n x n माइनस 1 और dx भी लगाना पड़ेगा आपको। मैं तब मानूंगा जब समझ में आएगा, बताना x की पावर 5 हो, x की पावर 5 हो, डिफरेंशिएशन करना है तो 5 बाहर, x की पावर 4, और फिर उसके बाद dx लगा देना है। मैं कहूं आपसे d v की पावर 6 वॉल्यूम, तो 6 बाहर, v की पावर 5 और dv लगा देना है बंद करके। अच्छा बताइए, केवल dx करना है तो, जो मैंने dp में पहले कर दिया था, तो कैसे होगा पता है, इसकी पावर 1 है तो 1 बाहर आ गया, एक पावर कम हो जाएगी 0, फिर dx लगाओगे तो गौर से देखो ये dx ही रह गया, तो इसलिए dx का डिफरेंशिएशन फिर उसमें नहीं करते हम, ये dx ही रह जाता है। और एक लास्ट जिसके लिए मैं बता रहा हूं, v की पावर यदि गामा है, v की पावर गामा, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ा तो, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ा तो, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो गामा बाहर आ जाएगा, गामा तो बाहर आ जाएगा है ना, और एक पावर कम करनी पड़ेगी और फिर dv फिर यूज करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो नेक्स्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट, सिंस यहां pv की पावर गामा कांस्टेंट होता है ना, ये आइडियाबैटिक है, इसे रटना पड़ेगा, वहां pv कांस्टेंट, या pv की पावर गामा कांस्टेंट। अब दोनों ओर का डिफरेंशिएशन करते हैं, दोनों ओर का डिफरेंशिएशन, दोनों ओर का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं। जब दोनों ओर का डिफरेंशिएशन RHS के तो कोई इश्यू है नहीं, वो तो 0 है,
इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल तमीज से आराम से देखना कि पी को बख्श दिया और डिफरेंशिएशन ऑफ वी की पावर गामा करेंगे, प्लस अब वी की पावर गामा को बख्शेंगे, पी का डिफरेंशिएशन करेंगे, इधर 0 हो गया। अब बताइए पी की जगह पी, ये मैंने यही प्रैक्टिस कराया था अभी। तो क्या आएगा ये गामा वी गामा -1 डीवी प्लस वी की पावर गामा, तो डीपी का इंटीग्रेशन डीपी ही रहता है, तभी मैंने ये भी समझा दिया। अब एक काम कर रहा हूं मैं यहां, देखना बेटा, ये वी की पावर जो गामा -1 है, इसको ऐसे लिख सकता हूं, वी की पावर गामा अपॉन वी, वी की पावर गामा -1 को ऐसे लिख सकता हूं। तो मैं यहीं की यहीं एडजस्ट कर दिया इसको। ये मैंने इसलिए किया, पहले इन दोनों की ये कॉमन आ जाएगा, इस लूप को हटाओ, पहले इस कलेश को हटाओ, वी की पावर गामा कॉमन लेके हटाता हूं, तो यहां बच रहा है पी गामा वी डीवी प्लस डीपी इक्वल टू 0। ये और ये खत्म, और मेरा उद्देश्य डीपी अपॉन डीवी बना नहीं है, तो बताना डीपी किसके बराबर आ गया, ये सब वहां ले जाओ, माइनस गामा पी अपॉन वी डीवी। अब इस डीवी को इधर ले आओ, ये डीवी मैंने इधर ले आया, हो गया ना, डीपी अपॉन डीवी, ये स्लोप है किस, ठीक है ना, ये स्लोप है। हो सकता है कुछ लोग पैनिक करने लगे, सर अभी आपने स्लोप कुछ और बताया था, डीपी अपॉन डीवी आपने ये बताया था माइनस पी अपॉन वी आएगा, और अब आप ये बताने लगे। तो मेरे भाई और बहनों, ये स्लोप था आइसोथर्मल प्रोसेस में, ये आइसोथर्मल में था, ये एडियाबैटिक में है, और इन दोनों में अब आप चाहोगे तो रिलेशन भी ढूंढ सकते हो। बताना यदि मैं इनको आपस में डिवाइड कर दूं, इमेजिन करो इनको आपस में डिवाइड कर दूं, डीपी अपॉन डीवी एडियाबैटिक को डीपी अपॉन डीवी, ये जो अभी मैंने आइसोथर्मल निकाला है इससे डिवाइड कर दूं, आइसोथर्मल है ना, तो पीवी माइनस कट गया, गामा बचा बस, तो ये इसका गामा टाइम्स है, यानी एडियाबैटिक में जो स्लोप होता है वो आइसोथर्मल से गामा टाइम्स रहेगा। ये थी स्लोप की कहानी, इसका स्क्रीनशॉट वैसे तो सब नोट्स में है, समझ में आ गया। अच्छा, इसमें मैं एक बात मिस कर गया 4th पॉइंट में, अभी उसे समझाता हूं। ये तो हो गया ना, स्लोप की कहानी भी हो गई। अब एक चीज और जो 4th पॉइंट में मिस कर गया, हाँ, तो इसमें एक चीज और थी, वो भी सुन लीजिए। जैसे पीवी गामा कांस्टेंट है ना, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट निकला हमारा, है ना। ये हम इस इक्वेशन को, ये जो क्या बोलते हैं इसको, बोलो, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक गैस इक्वेशन। एडियाबैटिक गैस इक्वेशन, इसको दो और अंदाज से पेश कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को अंदाजे बया दो और है। देखो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन में ना पीवी बराबर एनआरटी होती है, इसमें 3 वेरिएबल है, 1 2 3, और एडियाबैटिक में तीनों ही वेरिएबल होते हैं, इसमें से सिर्फ एन और आर कांस्टेंट होते हैं, आर तो सभी में कांस्टेंट होगा, एन भी सब में कांस्टेंट होगा। तो अब ये इक्वेशन पी और वी को लेके इमेजिन करो, मैं यहां से पी की वैल्यू निकाल दूं एन आर टी अपॉन वी, और यहां से वी की वैल्यू निकाल दूं एन आर टी अपॉन पी। देखना, मतलब मैंने वहीं से पी निकाल लिया, वहीं से वी। अभी देखना, ये पी की वैल्यू यहां रखो, पी की वैल्यू यहां रखते ही पी एलिमिनेट हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी एन आर टी अपॉन वी, वी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट एन, ठीक है, टी रहने दो, टी को यहां रहने दो, एक पावर वी की कम करिए कांस्टेंट, और एन और आर को यहां ले आइए, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ही कुनवे के हैं, एन भी कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का कुनवा हुआ, जब कांस्टेंट का कुनवा कांस्टेंट ही कहलाता है। तो टी टेम्परेचर वी की पावर गामा -1, दिस इज कांस्टेंट। यानी आप अपनी एडियाबैटिक गैस इक्वेशन को ऐसे नहीं ऐसे भी लिख सकते हो, बस इसमें पी और वी का इस्तेमाल करके बताया गया है, इसमें टी और वी को बता के। और आप खुद सोचो, पी वी टी 3 वेरिएबल है मेरे पास, ये वो इक्वेशन है जो पी और वी को यूज करके दर्शाई गई है, ये वो इक्वेशन है जो टी और वी को लेके बनाई गई है। या ऐसे समझो, पी और वी है, टी नहीं है, इसमें टी और वी है, पी नहीं है, तो एक और इक्वेशन बन जाएगी ना, वी को हटा के एलिमिनेट करके। तो मैंने वी निकाल दिया यहां से, पी वी बराबर एनआरटी से वी बराबर एनआरटी अपॉन पी, तो पी की वैल्यू एज इट इज रहने दो,
v की वैल्यू nRT/p इसकी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो सोचो ये गामा सब पर ही आ जाएगा, n की पावर गामा, r की पावर गामा, t की पावर गामा, p की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट p p p p। यहाँ 1 है, यहाँ गामा है, तो p की पावर 1 माइनस गामा, t की पावर गामा, और बाकी इन दोनों को वहां ले जाओ अपने कन्वे के साथ। अब ये कुछ भी हो आएगा तो कांस्टेंट, तो p 1 माइनस गामा t की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है, पर सबसे सस्ती यही है याद करने में। आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो तो एक ही याद करो, बाकी दो तो आप इससे बना ही लोगे। ठीक है, और एक और चीज जब हमारा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट था आइसोथर्मल में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो सिमिलरली जब आपका पीवी गामा कांस्टेंट है तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको भी ऐसे लिख सकते हो, P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, तो जैसे जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में जो पॉइंट डिस्कस किए गए थे वैसे वैसे यहां डिस्कस करते चले गए। उसमें लास्ट पॉइंट था वर्क डन निकालना। अब हेडिंग होगी, इसे मैं मिटा देता हूं, थोड़ी बड़ी हेडिंग है वो, वर्क डन बाय आइडियल गैस ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो हेडिंग है वर्क डन बाय आइडियल गैस। ये तो किया था सर हमने, लेकिन उस समय आइसोथर्मल प्रोसेस थी। वर्क डन बाय आइडियल गैस ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। कितनी सारी शर्तें देख सकते हो ना, कल मैंने सिर्फ वर्क डन पढ़ाया था। अब देखिए बेसिक फॉर्मूला उठाते हैं, वर्क डन पिस्टन के थ्रू जब मूव करता है तो ऐसे ही निकलता है। ठीक, अब देखिए पिछली बार मैंने ये इंटीग्रेशन हमसे हुआ नहीं तो हमने एक जुगाड़बाजी इस्तेमाल करी। वो जुगाड़ ये थी, वो जुगाड़ याद दिलाता हूं, मैंने पीवी बराबर एनआरटी में से पी रख दिया था nRT/v। अब सोचो यदि यही चीज मैं दोबारा यहां अप्लाई करूं तो अब की बार काम नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब n और r बाहर आएंगे, t बाहर नहीं आएंगे। अब काहे को आएगा t बाहर? तो हमारी समस्या का समाधान हुआ नहीं, इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता ये फिर से। पिछली बार तो t बाहर आ गया था ना बाहर, तो केवल v का इंटीग्रेशन रह गया, v का। अब क्या करें? तो हमारे पास एक है हथियार, वो ये है, देखिए बेटा, pv की पावर गामा कांस्टेंट है ना, मैंने कांस्टेंट को k लिख दिया। एक काम करो तो यहां से p की वैल्यू क्या होगी बोलो? p की वैल्यू होगी k/v गामा, यही होगा ये k v की पावर माइनस गामा। तो देखिए बेटा, लिमिट v1 से v2, p की वजह से तो इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, तो k v की पावर माइनस गामा इंटू dv। मैंने p की वैल्यू लिख दी है, अब हो जाएगा इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि k भाई साहब तो बाहर आ जाएंगे और अंदर जो रह गया वो v ही है, तो v का v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गई होगा। और इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से करेंगे कि x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। तो करिए, k की जगह k, x टू द पावर यानी v टू द पावर n माइनस गामा +1 n+1, ये इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट v1 से v2। सोचो इस बार ये लगेगा, क्योंकि लॉग क्यों लगेगा? क्योंकि -1 थोड़ी नहीं है n की वैल्यू, गामा -1 नहीं होता, 1 से बड़ा होता है। गामा की वैल्यू 1 तो -1 तो हो भी नहीं सकती यहां, क्योंकि गामा 1 से बड़ा होता है। ये फॉर्मूला ये केवल -1 पे काम नहीं करता, बाकी सब पे तो काम करता है, राइट? तो इसको पहले एक काम करते हैं, वर्क डन, पहले इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करते हैं ना। कैसे करें? k तो बाहर है ही, माइनस गामा +1 बाहर ले लूं, बाहर ले लूं, क्योंकि इन पे थोड़ी लिमिट चढ़ेगी। माइनस गामा +1, ये एक काम करो के पहले दूसरे तरीके से सिंप्लीफाई, v 1 माइनस गामा और 1 माइनस गामा आगे पीछे लिखो पहले, क्योंकि ऐसा लिखना थोड़ा सा कंफर्टेबल कम लगता है। v1 v2
के 1 माइनस गामा वी की पावर -1 v1 v2। मैंने इसको, जिसमें लिमिट चढ़नी नहीं है तो गामा में थोड़ी नहीं लिमिट चढ़ेगी, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वॉल्यूम में लिमिट चढ़ेगी। तो अब क्या लगेगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, के 1 माइनस गामा, ठीक, अपर लिमिट डालिए v2 1 माइनस गामा माइनस, अब अपर लोअर लिमिट डालिए, तो जिस v पर ये था उस पर पहले v2 डाल दिया, अब v1 डालना है मुझे। ये है फॉर्मूला, ये है वो फॉर्मूला, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन। लेकिन फिजिक्स थोड़ी चंट है, चालाक है, समझदार भी है। अभी हमारे पास एक तड़का है, मसाला है, यदि वो मसाले इसमें छिड़क दूं ना तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा याद करना आसान हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन थोड़ा याद करना आसान हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, स्वाद आ जाएगा। तो देखते हैं ना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस के को पहले अंदर ले, अच्छा इस के को अंदर ले जाऊं मैं पहले। अब मेरी चालाकी थोड़ी देर बाद समझ में आएगी, फिजिक्स की चालाकी मेरी क्या, मैंने के को अंदर ले गया। अब मुझे ये बताइए आप, जब पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब P1 V1 की पावर, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा के होगा या नहीं होगा, बोलो ये बताओ। जब पीवी गामा कांस्टेंट है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा, ये दोनों ही के बराबर आएंगे, ठीक है। अब समझदारी, इस के सन V2 है, तो इस के को तो पहले मैं ये लिख देता हूं, देखिए क्या कर रहा हूं, 1/1 माइनस गामा, ये जो के लग रहा है ना, इसकी जगह ये लिखना, ये मत लिख देना इसकी जगह, ये देख लेना ये V2 है, तो जिसमें V2 आ रहा है P2 V2 की पावर गामा, ये मैंने के की वैल्यू रखा है, और V2 1 माइनस गामा ऑलरेडी है माइनस। अब ये के इसके भी बराबर है तो इसके भी बराबर। अब इस के को ये लिखिए, क्योंकि जिसके बगल में V1 आ रहा है तो P1, अभी समझ जाओगे ये सब क्यों कर रहे हैं, ठीक है। मैंने के को एडजस्ट कर दिया, अब देखना जो होने वाला है, समझ जाओगे कि अच्छा ये सोच थी। जब ये और ये ऐड होंगे, सेम बेस है ना, तो बताना P2 की जगह P2, गौर से देखो V2 बचा, माइनस P1 की जगह P1। तो अब आप खुद बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला जो यहां रुक रहा था, मैं ये मसाले नहीं डालता तो ये नहीं आता, आपको ऐसे याद करना पड़ता। आप मानो या ना मानो या झूठ बोलो, इसकी बजाय ये वाली जो फॉर्म में ये कंफर्टेबल है याद करना, इसकी बजाय ये P2 V2 माइनस P1 V1 बोलना आसान है, बजाय पावर को बोलना। बोलने में जो चीज आसान होती है वो याद करने में भी आसान होती है। तो देखा ना, ये आसान रहा। अभी कहानी में एक और ट्विस्ट, अभी मेरे पास एक और मसाला है, एक और मसाला है जो इसको और स्वादिष्ट बनाएगा, और स्वादिष्ट बनाएगा इसको, और इजी करेगा। देखो है तो इसमें आइडियल गैस ना, जब आइडियल गैस है तो पीवी बराबर एनआरटी होता है, क्योंकि पीवी बराबर एनआरटी है तो इसका मतलब पीवी बराबर एनआरटी होगा, इसका मतलब पीवी बराबर एनआरटी होगा, है हाँ। तो जब पीवी बराबर एनआरटी है तो P1 V1 इक्वल टू nRT1, P2 V2 nRT2, n और r पे 1 2 तो लगेंगे नहीं, तो मैं P1 V1 को तो देखना वर्क डन इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, P2 V2 को क्या लिख दूं, nRT2, उसको nRT1। तो अब nR भी कॉमन आ गया, ये और आसान है याद करना, और कैलकुलेट करना भी आसान है, केवल T2 T1 बदल रहे हैं, है ना आसान। फिजिक्स कभी कभी थोड़ा ऐसा लगता है कि ये क्या बदतमीजी कर रही है, पर कुछ दाग अच्छे होते हैं ना तो कुछ बदतमीजी अच्छी होती है। लेकिन एक और चीज, हम इसको ना जनरली इसमें ना याद करके इस टोन में याद करते हैं, गामा को पहले लिखना पसंद करते हैं हम जनरली। तो गामा -1, तो मेरे घर की खेती थोड़ी नहीं है, तो ऊपर ये एक्चुअली गामा की वैल्यू ना 1 से बड़ी होती है, तो इसको इस टोन में। तो दिस इज, इसमें 3 शर्तें, आइडियल गैस होनी चाहिए, एडियाबैटिक होना चाहिए और एक्सपेंशन होना चाहिए। और यदि कंप्रेशन हुआ तो यहां माइनस से शुरुआत होगी, ये माइनस 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 एंड में डाइल्यूट कर देगा। तो बताना यदि कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन
तो वो माइनस अंदर चला जाएगा, एन आर गामा -1 T2 - T1 होगा, ध्यान रखना। ये है एडियाबेटिक का पोस्टमार्टम। यहां तक ये डेरिवेशन थोड़ा सा आपको एक बार खुद से करके भी देखना पड़ेगा, कहीं भूल जाओ अटक जाओ तो वीडियो दोबारा देख लेना। ये टफ नहीं है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसमें आपने कोई नया चीज सीखी हो। इसमें थोड़े स्टेप इसके याद करने पड़ सकते हैं पेपर के लिए, और थोड़ा सा और टाइम दे दो बस, मुश्किल से मुश्किल घड़ी लगा के 3 से 4 मिनट आज का काम। अब है बेटा आइसोबारिक प्रोसेस, क्योंकि आइसोथर्मल पढ़ ली हमने, एडियाबेटिक पढ़ ली, और 2 को और छोड़ दें जो कि छोटी छोटी सी है, आइसोकोरिक, जिनमें कुछ है ही नहीं। तो देखो आइसोबारिक प्रोसेस वो जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, आइसोकोरिक वो जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। आइसोबारिक प्रोसेस में जब प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा पी या डीपी ये 0 रहने वाला है, इसमें डेल्टा वी या डीवी ये 0 रहने वाला है, ठीक। दूसरा मोलर स्पेसिफिक हीट निकालें, मोलर स्पेसिफिक हीट, तो ये एडियाबेटिक और आइसोथर्मल की तरह ऊट-पटांग नहीं आएगी, कुछ पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू आएगी, कुछ पॉजिटिव। इसको सीपी बोल देते हैं जब इस केस में पढ़ते हैं। तो ऐसे जब यहां पे निकालेंगे तो ये भी कुछ फाइनाइट आएगी, इस जैसी तो नहीं आएगी लेकिन कुछ और आएगी, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, इसे सीवी बोल देते हैं, ठीक है। और सुनो बेटा, सीपी अपॉन सीवी जब आप गामा पढ़ रहे हो, और गामा 1 है नहीं, 1 थोड़ी नहीं है, तो सीपी सीवी बराबर नहीं है, ध्यान रखना। तीसरी बात, यदि मैं यहां स्लोप निकालूं तो स्लोप होता है डीपी अपॉन डीवी, तो ये डीपी ही 0 है, तो स्लोप कितना हो गया 0, स्लोप 0 हो गया ना। और यहां निकालूं स्लोप तो डीपी अपॉन डीवी, इसमें डीपी डीवी ही 0 है, देखो डीवी 0, तो इनफाइनाइट आ जाएगा। आप खुद सोचो, बना चुका हूं, पी और वी के बीच में ग्राफ बनाओगे तो आइसोबारिक प्रोसेस ऐसे आएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल स्लोप 0 ही होता है, ऐसी ग्राफ होगा। और जिसमें आइसोकोरिक है, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऐसे ग्राफों का स्लोप इनफाइनाइट ही होता है। चौथी बात, यदि मैं यहां वर्कडन निकालूं यहां पर, तो बेटा जब डीवी ही 0 है तो वर्कडन कहां से निकल के आएगा, सोचो। तो इसलिए ये तो और आसान है ना भाई, वर्कडन निकालने भी सोचू मैं, तो जब डीवी ही नहीं है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन हो ही नहीं सकते, तो ना वर्क डन बाई होगा ना वर्क डन ऑन होगा। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस 0 रहने वाला है, और इसमें तो कुछ होगा लेकिन ये इतना महंगा नहीं है। बताना, वर्क डन का फॉर्मूला पीडीवी होता है। पिछले 2 इंटीग्रेशन थोड़े लंबे थे, इसमें थैंक गॉड पी बाहर आ गया। पी क्यों बाहर आ गया? क्योंकि पी कांस्टेंट है, थैंक गॉड। अब ज्यादा देर क्लास नहीं बची है ना, पी बाहर आ गया क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो डीवी का इंटीग्रेशन बचा क्या, वी रह गया। लिमिट v1 से v2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, खत्म, ये हो गया। इसको चाहो तो पी डेल्टा वी कैप ऐसे लिख देना। बाकी बात, थैंक यू बेटा, आपने इतना साथ दिया, इतनी लंबी क्लास दी, लेकिन आपके अंदर भी तो लालच था, सुबह की छुट्टी चाहिए थी, तो मैं आपको